वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या बाकी लोग भी आ चुके होंगे सभी लोग? तो चलिए क्लास शुरू किया जाए, फिर शुरू करते हैं हम लोग क्लास अपने को। ठीक है, चलो देखो। कम्युनिकेबल हो गया तो सर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, डिसऑर्डर को हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिसऑर्डर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? जल्दी से एक बार सभी लोग बताइए मुझे, आप लोग, कि कितने प्रकार के थियरिटिक डिसऑर्डर थे? जो सिंड्रोम। 3 थे। सर हाँ ऑटोजोम्स। बताइए। ऑटोजोम्स और क्रोमोसोम्स में होता है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में अभी टाइप पूछा है कि डिजीज मुख्यतः कितने प्रकार के सर होते हैं। सर जेनेटिक। 3 तरह के, तीन जेनेटिक, टाइप की सर। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमने जेनेटिक के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को। अब बताओ, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? कल सर जो लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। और उन सबसे सर वो फैलते नहीं है। मतलब जैसे वेक्टर, उसको वेक्टर नहीं चाहिए होता। ओके, बहुत बढ़िया। बेटा सर आप वो थोड़ी देर अभी अभी आप बिल्कुल अपने माइक को बंद कर लेना, बाकी बच्चे भी बताएंगे। बताइए, नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? आप नहीं बताओगे बेटा, ठीक है? सर जो बाकी एक लोग जो दूसरे किसी बताएंगे, से बताइए। स्प्रेड नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है ये बीमारी। कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। सर नॉन कम्युनिकेबल पूछ रहे हो ना आप? नहीं नहीं, कम्युनिकेबल की बात कर रहा हूँ। बताओ जो स्प्रेड सर होती कम्युनिकेबल है जो सर, एक डिसऑर्डर एक किसे दूसरे से कहते स्प्रेड हो एक जाती है। स्प्रेड होती है। सर जो हैं? किसी मतलब माध्यम से उसको स्प्रेड फैलने होने के वाली लिए क्या, बीमारी है। उसको स्प्रेड होने के लिए क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए हमें। वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ओके, क्या चाहिए हमें? वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बीमारी फैलती है। जबकि इनको लिए कोई वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कभी एक दूसरे से फैलते नहीं हैं। कौन सी बीमारी? नॉन कम्युनिकेबल। इसीलिए देखो, हिंदी में भी नाम क्या है? असंक्रामक रोग। यानी ये संक्रमणित, ये बीमारी संक्रमित नहीं होंगे। और इनमें सबसे पहली जो बीमारी आती है उसका नाम क्या है? देखो, कैंसर। क्या बीमारी का नाम है? कैंसर, कर्क रोग है। अब बताइए, सभी लोग बताएंगे मुझे अपने कि स्टडी ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? अगर मान लो सर आपसे पूछ ले, ऑन्कोलॉजी। यस सर। स्टडी ऑफ कैंसर कभी पूछे तो क्या कहोगे? स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी। कैंसर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, ऑन्कोलॉजी। ठीक है अरे माइक ऑफ कर लो यार। सर एक बार फिर से बता दो। बेटा, जिसके यहाँ ये बच्चा रो रहा अंदर है ना, से छोटा बच्चा, उसके अंदर से लीड होता क्या उठा के दियो। प्रीतम यार, आपका माइक ऑन है तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पीछे से। मेरे से नहीं आ रही है, और किसी से आ रही है ये। मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है रूम में। नहीं, वो माइक वगैरह चलो ठीक है, सबके चलो सब ठीक है, प्लीज अपना देखो। माइक ऑफ कर दो। अब देखो यहाँ पे, तो स्टडी ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? यानी कि यदि आपसे पूछे कि कर्क रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा, जो इसका स्पेशलिस्ट पर्सन होगा, यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो कैंसर के ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, यदि एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपको आजकल का पैटर्न बहुत चेंज कर दिया। जैसे वो क्या करते हैं, मान लो जैसे पूछ लेगा, यहाँ पे टिथ देता है, टिथ क्या क्या लगा देता है? डेंटिस्ट लगा देगा। उसी तरह यहाँ पे आगे लग देगा कैंसर, तो कैंसर के आगे यहाँ पे डैश करके दे देगा, आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे देगा। अब आप कहोगे सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन वो नहीं है बेटा, बायो का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग के फॉर्म में पूछ ले आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो बता रहा हूँ। मान लो मैंने उसने कहा क्या? टिथ कहा, तो टिथ के आगे वो क्या करेगा? ऐसे लगा देगा डेंटिस्ट। ठीक है, अब अगला पैटर्न क्या पूछेगा? यहाँ पे पूछेगा कैंसर। अब कैंसर के आगे ऐसे डॉट लगा देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्या भरना होगा यहाँ पे? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, डेंटिस्ट है तो ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, वो क्या करेगा? बोलेगा वो कैंसर की ट्रीटमेंट करने वाला स्पेशलिस्ट पर्सन है। याद रहेगा? अच्छा, अब सभी लोग मुझे बताइए, कैंसर आखिर में कहते किसे हैं?
सर ब्लड में प्रॉब्लम होने का भी एक कैंसर है टाइप, और कैंसर तो किसी वो में भी तो हो सकता बेटा है। वो तो टाइप हो गया ना। हाँ कैंसर की डेफिनेशन क्या है आखिर में? सर, कैंसर आप किसे कहते हैं? आपके जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फैल जाते हैं वो। अब पता नहीं सर, इतना ही पता है। नहीं, शायद एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं वो। हाँ बट वो ओके, बढ़ते इकट्ठा रहते हो हैं ना जाते हैं। और कोई? सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं। तो जो बॉयज abnormal तुम लोग cells पीछे होती मत है रहो, उनकी देखो growth लड़कियां बस आगे जा रही है, तुम लोग पीछे हो रहे हो। सर हम आपके साथ हैं। सर बेटा एक जगह हमें पता है आप सेल्स हमारे डैमेज साथ हो, हो। सर सेल्स डैमेज होके सर वहाँ पे एक जो बना रखती है ना सर, उसको बोलते हैं सर, जो सेल्स डैमेज हो अच्छा, जाती है। सेल डैमेज होकर के जो बनती है। तो जो तो एक abnormal cell होती है गांठ सी उनकी बन जाती है growth ना ज्यादा सर, होती है। गांठ सी बन हाँ, जाती है, गांठ बनती है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी गांठ बनती है, फिर कैंसर हो जाते हैं। वो बढ़ता रहता है, वो पूरे ओके शरीर में चलो देखो, उसको आज में डेफिनेशन या फैलता है। दिमाग में बैठा लेना। कैंसर की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? पहली लाइन में देखो लिखवा रहा हूं मैं, अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर। ठीक है, क्या है? अनकंट्रोल्ड या इरेगुलर सेल डिवीजन leads to formation of tumor, and this tumor are called as cancer cell। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो लाइन में एक एक स्पष्ट डेफिनेशन है, बहुत ही, एक शब्द को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा क्या कह रहा है। देखो, अनकंट्रोल्ड मतलब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अनियंत्रित। अच्छा, इरेगुलर मतलब अनियमित। क्या? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोशिका का जो विभाजन होता है। लीड्स टू यानी कि क्या करती है? आगे बनाती है किसको? ट्यूमर को। मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन लगातार चलता रहता है, जिन बच्चों को मैंने सेल डिवीजन पढ़ा रखा है उनको पता होगा कि सेल डिवीजन क्या होती है चीजें। ठीक है, Yes, sir. आपको हमने साइटोलॉजी में आपको बताया था कि इस एनिमल सेल के अंदर सेल का डिवीजन कौन करवाता है, बताओ? किसी एनिमल सेल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है? सेंट्रियोल। बहुत बढ़िया, सेंट्रियोल। कौन होता है? सेंट्रियोल। सेंटर के बाद में लगा हुआ था ना, देखा था जब हमने यूकैरियोटिक सेल की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखाया था वहां पे। सर ठीक है, आपने बताया वहां पे बताया था कि सेल डिवीजन के अंदर क्या होती है, एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो क्या करता है? इन कोशिकाओं का लगातार विभाजन चलता रहता है। हमारे शरीर में लगातार कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होती रहती हैं। तो कह रहा है कि अगर ये कोशिकाएं जो विभाजित हो रही हैं हमारे शरीर में, वो कैसे होने लगे? अनियंत्रित होने लगे या फिर अनियमित होने लगे। एक रेगुलर पैटर्न पे चल रहा था, अगर वो रेगुलर पैटर्न ना होके क्या हो जाए? इरेगुलर शेप में आ जाए। अनकंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल है हमारी कोशिकाओं का, उनके ऊपर कंट्रोल ही क्या हो जाता है? जब खत्म हो जाता है तो क्या करती हैं आगे चल के? कह रहा है कि वही सेल डिवीजन आगे चल के क्या बनाती हैं? ट्यूमर बनाती हैं। और ट्यूमर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? गांठे बनना। ट्यूमर का मतलब ये होता है गांठ बनना। तो जब ट्यूमर बन जाएगा आपके शरीर में, तो वही ट्यूमर्स क्या चलती हैं आगे चल के? क्या कहलाती है? कैंसरस सेल कहलाती है। ब्लड तो कैंसर। आपके दिमाग में कैंसर कैंसर कैंसरस सेल, अब अभी आगे बताएंगे ब्लड कैंसर क्या होता है और अदर कैंसर भी क्या होते हैं। ठीक है ना, पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझो, कैंसर किसे कहते हैं। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या होगी? अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर सेल डिवीजन leads to formation of tumor and this tumor are sometimes called as cancerous cells। अब बताओ यहां तक की डेफिनेशन सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर।
सभी को समझ में आया स्पष्ट रूप से? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। सर एक बार हिंदी में भी बता दो इसका डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने क्या बताया, अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप गांठों का निर्माण होता है, और वही गांठें क्या कहलाती हैं? कैंसरस कोशिका कहलाती है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप गांठों का निर्माण होता है, वही गांठें क्या कहलाती है? कर्क कोशिका कहलाती है या कैंसर कोशिका कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब बताओ हिंदी वालों को, अभी डेफिनेशन मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जी, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं बिल्कुल। हिंदी में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। पजामा से ढीला कर देते। बेटा कौन है ये? माइक अपनी बंद कर लो बेटा। आलू शर्मा है सर। हैं? अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप गांठों का निर्माण होता है, वही गांठें क्या कहलाती है? कोशिका, कौन सी कोशिका कहलाती है? कैंसर कोशिका कहलाती है, कर्क कोशिका कहलाती है। अब बताओ कैंसर की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई? यस सर। आगे चला जाए। यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बताएंगे, सभी लोग, बाकी लोग भी देख रहे हो तो बाकी आंसर करो ना बेटा। यस सर। बाकी दो ही लोग का आवाज मुझे बस आ रहा है। आगे चला जाए। यस सर। ओके चलो ठीक है। डन हो गया सर। अब देखो, अब पूछे कभी कि वो तो कैंसर कितने प्रकार का होता है, अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि टाइप्स ऑफ कैंसर। अब आप जो पढ़ते हो ना, आपने बहुत जगह सुनना भी होगा किसी व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को कि ब्लड कैंसर हो गया, फलाने व्यक्ति को पेनक्रियाज कैंसर हो गया, फलाने व्यक्ति को ये कैंसर हो गया, वो कैंसर हो गया। ये सब कैंसर किस टाइप की कैटेगरी में आती हैं? तो देखो मुख्यतः जो कैंसर होता है वो दो ही टाइप का होता है। कैंसर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स का होता है। पूछा कौन कौन से? तो एक का नाम होता है और दूसरे का नाम होता है सारकोमा। क्या नाम होता है देखो ध्यान से, पहले का नाम है कार्सिनोमा टाइप और दूसरे का नाम है सारकोमा टाइप। हिंदी देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आपको बेसिक सेल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ी सी बहुत समझ आपको आ जाएगी। देखो ध्यान से, तो कार्सिनोमा जो होता है वो कौन सी टाइप का कैंसर होता है? देखो, यदि आपके शरीर की एपिथेलियम टिश्यू में, किसमें? एपिथेलियम, याद है कुछ एपिथेलियम के बारे में? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। उपकला उतक। क्या कहते हैं? उपकला उतक। स्किन। ठीक है। हाँ, हमारी शरीर की जितने भी सेल्स हैं उनकी जो आउटर लाइनिंग बनती है, बाहरी परत जो बनती है, ज्यादातर वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की बनती है। किसकी बनती है? एपिथेलियम। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर में कहाँ पे है? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स की जो आउटर लाइनिंग होती है, जैसे मान लो पूछे पेनक्रियाज की आउटर लाइनिंग किससे बनी है, स्टमक की आउटर लाइनिंग किससे बनी है, ये सब किससे बनती है? एपिथेलियम टिश्यू से बनती है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आपके उन्हीं एपिथेलियम टिश्यू के अंदर में क्या हो जाए? कैंसर, यानी वो ट्यूमर बन जाए, तो क्या कहलाएगा? कौन से टाइप का कैंसर कहलाएगा? सार्कोमा। कौन सा होगा? सॉरी, कार्सिनोमा टाइप। और यही यदि आपके
दूसरे टाइप में, किस में? याद करो, हमने एक और टाइप बताया था, कनेक्टिव टिश्यू। याद है कुछ? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? यस सर। संयोजी, बोन मैरो। संयोजी ऊतक। यानी कि हमारे शरीर के अंदर यदि हमारे उपकला ऊतकों में क्या हो जाए, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन? गांठें कहाँ बन रही हैं? कह रहे उपकला ऊतकों में यदि गांठें बनती हैं तो कौन से टाइप का कैंसर होता है? कार्सिनोमा टाइप का होता है। लेकिन यदि यही संयोजी ऊतकों में बनना शुरू हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू में बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सार्कोमा टाइप में रखते हैं। किस टाइप में रखते हैं? सार्कोमा में रखते हैं। अब बताओ, आपने कहीं ना कहीं बात तो पढ़ी थी ना कि सार्कोमा टाइप यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? ब्लड इसका एग्जांपल होता है। यस सर। ब्लड और बोन मैरो। यस सर। अब देखो ध्यान से, यहीं पे एक चीज नोट करके याद रखना, यदि आपसे पूछे ब्लड के बारे में और आपके बोन मैरो के बारे में, बाकी अन्य जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब के लिए कौन सा टाइप होगा? सार्कोमा। लेकिन यदि आपसे पूछ ले ब्लड और बोन मैरो के लिए किस कैंसर को कहा जाता है, तो यहाँ पे एक स्पेशल नाम आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया। याद रहेगा? यस सर। तो यहीं पे एक स्पेशल टाइप याद रखना है, पूछ ले कभी कि ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या बताओगे आप? ल्यूकेमिया वह कैंसर होता है जो यदि आपके ब्लड या बोन मैरो के अंदर ट्यूमर बन जाती है तो क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया टाइप ऑफ कैंसर कहलाती है। अच्छा, अब बताओ ल्यूकेमिया किसके अंडर में आएगा? सार्कोमा का ही टाइप है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो बेसिकली कैंसर कई कई जगह पे आप देखोगे बुक्स के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के दिखाते हैं वो लोग। वो ल्यूकेमिया को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन भाई हम पढ़ते से हम शुरू से एक ही चीज पढ़ते आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है ब्लड और बोन मैरो, और इन्हीं ब्लड या बोन मैरो को ही क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? मुख्यतः कैंसर 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो कार्सिनोमा होगा या सार्कोमा होगा, और सार्कोमा की स्पेशल टाइप होती है ल्यूकेमिया, यदि ब्लड या बोन मैरो में होती है तो। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि मोस्टली जो कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अंग तो एपिथेलियम टिश्यू से ही बनते हैं। एपिथेलियम टिश्यू से मोस्टली अंग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो कैंसर होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? होते हैं कार्सिनोमा। यानी कि टाइप्स के होते हैं। बाकी रिमेनिंग में जो होते हैं 30 से लेकर के 40% तक कौन से वाले होते हैं? ये सार्कोमा होते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्या ये ब्लड या फिर बोन मैरो वाला कैंसर होता है। अब बताइए, यहाँ तक की बात सभी को टाइप ऑफ कैंसर? सर ये दोनों टिश्यू एक बार फिर से बता दो। ओके, देखो हमने आपको क्या बताया कि हमारे शरीर की जितनी भी आउटर लाइनिंग्स बनती हैं, कोई भी ऑर्गन आप ले लो, हार्ट को छोड़ करके, हृदय को छोड़ करके, शरीर की लगभग सभी अन्य ऑर्गन्स जितनी भी हैं उन सभी ऑर्गन की आउटर लाइनिंग जो बनती है वो किसकी बनती है? एपिथेलियम टिश्यू की बनती है। क्योंकि टिश्यू की एग्जांपल हमने आपको पहले क्लास में बहुत डिटेल में बता दिया था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो कह रहा है ये टिश्यू जो है वो कौन से, मुख्यतः मनुष्यों में 4 प्रकार के होते थे, उन्हीं में से पहला टाइप था एपिथेलियम टिश्यू, हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। तो इससे क्या होती है? आउटर लाइनिंग बनती है ज्यादातर। और आउटर लाइनिंग में कौन सी? जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपकी स्किन है तो स्किन किसकी बनी है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। आपके पेनक्रियाज की आउटर लाइनिंग बनी है, वो किसकी बनी है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। स्टमक है, स्टमक की आउटर लाइनिंग किसकी बनी होगी? एपिथेलियम की बनी होगी। यानी हार्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी क्या बनी है? किसकी बनती है आउटर लाइनिंग? एपिथेलियम टिश्यू की बनती है। बताओ, यहां तक की बात स्पष्ट है?
ओके, अब देखो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है। कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं यदि आपके जो जो ब्लड बनाती हैं, बोन मैरो बनाती हैं, या फिर बोल दे कि यदि आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कार्टिलेज जो होती है वो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लिगामेंट्स किसकी बनती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनती है। तो ये बहुत पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण क्या क्या होते हैं। अगर नहीं किया है तो साइड में नोट कर लेना कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण क्या क्या होते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछ ले बोन के लिए, ब्लड के लिए, कार्टिलेज के लिए, जिनको नहीं पता वो साइड में नोट कर सकते हैं। कार्टिलेज हो गया या फिर आपका लिगामेंट हो गया, तो ये सब किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर बोल रहा है कि इन सब में अगर कभी कोई ना कोई ट्यूमर बनती है तो उसे क्या कहेंगे, सार्कोमा टाइप कहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी कह दिया है क्या, यदि आपका ये जो ब्लड है, बोन मैरो है, इनमें अगर कैंसर होता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, ल्यूकेमिया टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहा जाता है। बताओ अब यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट हुई। यस सर। ओके, आगे चला जाए। यस सर। ओके चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट हो गई। तो इसका मतलब कितने प्रकार के कैंसर थे, मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन सार्कोमा की स्पेशल टाइप होती है ल्यूकेमिया। नहीं, मुख्यतः तो 2 ही है, मेन तो 2 टाइप है, सार्कोमा का स्पेशल टाइप है ल्यूकेमिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग मुझे आप बताइए कैंसर की जांच कैसे होती है, क्या चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को कैंसर हुआ है। ब्लड। हाउ यू विल फाइंड आउट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगली इसी में हेडिंग क्या बनेगी, एग्जामिनेशन। सर WBC ज्यादा होने के कारण। एग्जामिनेशन ऑफ कैंसर। सर व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा होने के कारण। हाँ, तो कब अच्छा ये व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कब पता चलेगी आपको, ये तो ब्लड वाले इसकी मात्रा ज्यादा होगी जब आपकी क्या सिंपल क्या करवाओगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे। सर एक मशीन में भी तो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जिसमें वो पता चल जाता है कैंसर का मतलब। देखो ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके चीजों को करेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जामिनेशन क्या करवाया जाता है, किसी व्यक्ति को यदि कैंसर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पहला चीज उसका क्या करवाया जाता है, उसकी ब्लड टेस्ट करवाई जाती है। ब्लड टेस्ट। अगर उसके अंदर कुछ भी सिम्टम दिख रहा है लगभग, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या लिखते हैं, डॉक्टर के लिखते हैं कि भैया जाओ अपना ब्लड टेस्ट करवा के आओ। अब ब्लड टेस्ट में अगर वो व्यक्ति क्या होगा, कैंसर से जूझ रहा होगा, तो उसके अंदर में क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि WBC की जो मात्राएं हैं अचानक से क्या हो गया, WBC रैपिड इंक्रीमेंट, रैपिड इंक्रीज। अब बताओ WBC की वैसे कितनी नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए शरीर में, सामान्यतः WBC की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए, जिसको ये कह रहा रैपिड इंक्रीमेंट, यानी नॉर्मल मात्रा से तो ज्यादा हो गई ना रैपिड। यस सर। बढ़ गई है, तो वैसे नॉर्मल कितना होना चाहिए, 4000 to 11,000 नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, 4000 to 11,000 क्या सेल्स पर mm³। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी का यहाँ पे यूनिट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, आपने 1 ml ब्लड लिया, 1 ml ब्लड के अंदर आपके बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, तो क्या 10 ml 50 ml निकाल लिया जाता है क्या, मुश्किल से 2 से 3 ml ब्लड निकाला जाता है। और उस 2-3 ml में जो लैब में जाएगा ब्लड टेस्ट करने के लिए, वहां पे वो कितना ब्लड लेते हैं, 1 ml ब्लड लेते हैं आपका टेस्ट करने के लिए, और वो 1 ml के अंदर में काउंट करेंगे WBC की संख्या। तो यदि आपके अंदर WBC की संख्या 4000 से लेकर के 11,000 के बीच में आती है, 1 ml ब्लड के अंदर यदि कोशिकाओं की संख्या, WBC की कोशिकाओं की संख्या कितनी,
4000 से लेकर के 11000 के बीच में आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के अंदर WBC की मात्रा क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी यहाँ पे न तो कमी है और न ही बहुत ज्यादा है। कितनी रेंज तक होनी चाहिए, 4000 से लेकर के 11000 के बीच में होनी चाहिए। अब कह रहा है क्या कि रैपिड इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 11000 की थी, अब इससे भी बढ़ के कितनी हो गई होगी, 14000, 15000, 18000, 20000। तो अब ये क्या करेंगे, आपके शरीर की ही कोशिकाओं को खाने लग जाएंगे। आपने पढ़ रखा बहुत, सबसे आप ये बात जानते भी होंगे आप लोग, WBC का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना। लेकिन यदि इन्हीं की संख्याएं ज्यादा हो जाती हैं तो ये हमारी ही कोशिकाओं को खत्म करने लग जाती हैं। जिनकी रक्षा करने के लिए इनको रखा गया है वो उनकी रक्षा ना करके क्या करती हैं, उन्हीं का भक्षण करना शुरू कर देती हैं। तो ध्यान रखना यही वाली बात है कि WBC के रैपिड इंक्रीमेंट दिखाई पड़ेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लक्षण किसकी तरफ जाता है, आपके शरीर में क्या हो चुका है, कैंसर के लिए वो सेल्स डेवलप हो गई है। बताओ यहाँ तक की बात स्पष्ट है? यस सर। चलो आगे देखो। तो पहला चीज क्या होता है, देखो सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। और ब्लड टेस्ट में अगर रिपोर्ट में क्या आता है, WBC की मात्रा बढ़ गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके शरीर में क्या है, ब्लड कैंसर है। ठीक है। अब दूसरा टेस्ट क्या होता है, दूसरा टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं कि तुरंत जाकर के आप अपना क्या करवाइए, CT स्कैन करवाइए। क्या करवाइए, CT स्कैन करवाइए। अब बताओ सभी लोग आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग कि CT का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताओ ये CT स्कैन लिखा हुआ है तो CT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। जी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। यस सर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज नहीं बोला जाता उसको, बोलता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटेड टोपोग्राफी। ठीक है। तो कंप्यूटेड टोपोग्राफी किसको कहते हैं, CT स्कैन को कहा जाता है। इसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, CT स्कैन की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद से इसमें भी अगर मान लो नहीं पता चलता है, अगर ये सेल्स इतनी छोटी होती हैं, उनकी जो साइज होती है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 से शुरू होता है और 30 माइक्रोमीटर तक होती है। इस साइज में हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है। जबकि माइकोप्लाज्मा होता है वो 0.01 माइक्रोमीटर तक का होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा जो शरीर जो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो क्या है, इसकी साइज कितनी होती है, 0.01 माइक्रोमीटर तक की साइज में होती है। किसकी, इस माइकोप्लाज्मा की। अब जो कैंसरस सेल होती है वो इनसे भी छोटी होती हैं। तो कई बार क्या होती है, CT स्कैन में पकड़ में नहीं आती हैं, या फिर ब्लड टेस्ट में और रिपोर्ट में ये सब नहीं शो कर पाती है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि कैंसर नहीं है उसके शरीर में, कैंसर है। देखो नॉर्मल साइज कितनी है, ये वाली साइज होती है सेल्स की हमारी, और ये स्पेशल है किसके लिए, माइकोप्लाज्मा के लिए, नीचे वाला। तो जिनको नहीं पता है वो साइड में कहीं पे नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को, कि हमारे शरीर की जो नॉर्मल साइज होती है वो कितनी होती है, वो इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में होती है। ठीक है, सेल की साइज होती है नॉर्मल। अब एबनॉर्मल अगर हो गई तो क्या हो गया, बोला ये अब ये क्या हुआ था, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुआ था ना। तो डिवीजन होने के बाद ये साइज इतनी होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड हो गया, इरेगुलर मैनर में हो गया। अब हो सकता है इससे साइज बड़ी हो या फिर इससे बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो जब छोटी होगी तो बताओ मशीन में पकड़ में आएगा? माइक ऑफ कर दो यार प्लीज, अपना बैकग्राउंड में ना बहुत आवाज आ रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। सर नोट नहीं किया आपने, रब कर दिया। चलो नोट कर लो, बताए तो मैं 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के
30 माइक्रोमीटर तक की साइज में नॉर्मल साइज होती है सेल की, और 0.01 माइक्रोमीटर की साइज किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। बताओ यहां तक की बात है, नोट कर लो इसको। यस सर। अच्छा, अब देखो, तो कह रहा है अगर मान लो सीटी स्कैन में भी अगर वो सिम्टम नहीं दिखाता है, हमें साइज नहीं पता चल पाती है उसको कोशिका की, कैंसरस सेल की, तो अब हम क्या करते हैं? डॉक्टर तुरंत प्रेफर करते हैं क्या करवाने के लिए? आजकल MRI। सबसे इम्पोर्टेंट करवाया जाता है क्या? MRI। बताओ कौन सा टेस्ट? MRI। अब बताओ MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? कौन सा धुरंधर वीर है आप में से जो बताएगा MRI का फुल फॉर्म? नहीं पता। बोर्ड पे लगातार आपने कई जगह पे देखा होगा MRI टेस्ट, MRI टेस्ट। तो उस MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। रिस्पॉन्स। हाँ, इमेजिंग। इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोर्स। गूगल करके बता रहे हो? नहीं सर। चलो, Yes, अपने sir. आप से बताया तो बहुत बढ़िया है, और गूगल करके बताया तो फिर तो और आपका और बल्ले बल्ले है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हिंदी में इसको क्या कहते हैं? देखो, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या कहेंगे? चुंबकीय। रिजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनाद। और इमेजिंग को मतलब क्या होता है हिंदी में? चित्रण। तो हिंदी में मतलब इसका क्या होता है? MRI का मतलब हिंदी में होता है चुंबकीय अनुनाद चित्रण। क्या होता है? चुंबकीय अनुनाद चित्रण। किसको कहते हैं? MRI को कहते हैं। तो MRI टेस्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अब इसमें देखो होती क्या है, आपके शरीर की ब्रेन्स की जनरली जिस पार्ट में उसको डाउट होगा कि हाँ यहाँ पे कैंसर सेल है, तो वो क्या करती हैं? वो डॉक्टर क्या करता है, आपको MRI टेस्ट लिखता है, पैथोलॉजी में जाओगे MRI टेस्ट करेंगी, तो जिस पार्ट पे होगा वहां पे 20 लेयर्स बनी होती है। ऐसे 20 लेयर्स में वो डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग साइज में क्या करती हैं वो लोग, आपके बॉडी पार्ट का जिस पार्ट पे हुआ आता है उसको स्कैन करके उसका टेस्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो अब देखो क्या हो रहा है, ये 20 लेयर बन रही है ना। तो अब देखो, अगर मान लो ये ब्रेन की ही बात कर लेते हैं, तो अगर ब्रेन में कह रहा है मान लो इतने पोर्शन को मुझे देखना है, तो अगर मैंने क्या किया, अगर एक लेयर ऊपर का गया तो ये ऊपर वाले लेयर का ही हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं 20 लेयर इसी का बनाता चलूंगा तो साइज में, जैसे आप क्या करते हो मोबाइल में, एक तरह से क्या होता है, जूम का फीचर होता है नहीं होता? आप बताओ, मोबाइल में आप लोग इमेज को जूम करके जो देखते हो ना, यस सर। तब जूम करके देखते हो मोबाइल के अंदर में फीचर किसी भी पिक्चर को, तो उससे क्या पता चलता है आपको कि उसकी उस इमेज की क्वालिटी एक तो पता चल जाती है, और दूसरी होती है कि उस इमेज के अंदर में अगर गलती से कहीं कोई चीज छूट रहा होगा आपको, आप बड़ा साइज में ऐसे देख रहे थे दूर से तो आपको नहीं पता चला था, लेकिन जूम करके देखा तो एक चीजें आपको क्लियर हो गई। उसी तरह ये MRI भी होता है कि दूर से हमने इमेज लिया, पहले एक पहली लेयर क्या करती है, उसकी दूर से इमेज ले लेती है, फिर दूसरा वाला और नजदीक जाएगा, फिर तीसरा वाला और नजदीक, चौथा वाला और नजदीक। एक तरह से क्या कर रहा है, डिफरेंट लेयर जैसे बढ़ाता चला जाता है। इसका मतलब क्या करता है, वो उतनी ही डेप्थ में उसको जूम करके पिक्चर को क्या कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है। तो अगर मान लो 10 लेयर में वो सेल पकड़ में नहीं आई, तो अगले हो सकता है 10 सेल में क्या हो सकती है, 10 लेयर में वो पकड़ में आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे कैंसर सेल है या नहीं सेल है। समझ में आई? तो एक तरह से क्या हुआ, कैमरे, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से कैमरा है ये, समझो आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है एक तरह का वही है कैमरा। अब ये करता क्या है, वो अलग अलग एंगल से डिफरेंट लेयर्स की क्या करता है, पिक्चर्स निकालता है। और पिक्चर जैसे निकालेगा डॉक्टर उसको देखकर समझ जाते हैं कि हाँ इसमें वो सिम्टम दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो सेल्स दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रहे हैं। तो मुख्यतः कितने, देखो 3 प्रकार के टेस्ट अभी तक बताया मैंने आपको। पहला क्या होता है, ब्लड टेस्ट करवाना होता है, दूसरा क्या होता है, CT स्कैन करवाना होता है, और तीसरा क्या करवाना होता है, MRI टेस्ट करवाना होता है। बात समझ में आई? सर टोपोग्राफी नहीं है, टोमोग्राफी है।
अभी यहाँ पे देखो तो एमआरआई, आप बताओ जल्दी से, एमआरआई के कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ आपको? यस सर। एमआरआई में क्या किया जाता है, वो लगभग 20 लेयर्स में क्या करती हैं, वो जो मशीन्स होती हैं वो इमेज को क्या करती हैं, निकालती हैं, ताकि वो क्लियरिटी के साथ क्या हो जाए, उसकी साइज का पता चल सके कि हाँ वो कैंसरस सेल वहां पे एक्चुअल में है या नहीं है। अब देखो ध्यान से, कई जगह पे आपने देखा होगा कि 699 में, 999 में एमआरआई टेस्ट करवाएं, ऐसे कुछ लिखा होता है ना ऐड करने के लिए। बहुत जगह बोर्ड पे आपने लिखा होगा फुल बॉडी चेकअप कराएं, एमआरआई करवाएं 999 में, 699 में, 599 में। वो सब बकवास होती है बेटा, उनके ऊपर कभी मत ट्रस्ट करना आप लोग कि हाँ इसमें भी क्या होता है, एमआरआई इतने सस्ते में कर देंगे ये लोग। जो बेस्ट क्वालिटी का एमआरआई होता है, उसकी एक एमआरआई कराने की जो प्राइस होती है लगभग 8,000 to 10,000 के करीब में होती है, ध्यान रखना। जो मिनिमम चार्जेस होते हैं एमआरआई का वो कितना होता है, 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में मिनिमम जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी वाला होता है, उसमें अधिकतर चीजें आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो वो एमआरआई ठीक होता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज ये 500-600 वाला जो दिखाई पड़ता है ये सब क्या होती है, बकवास होती है, इनमें कुछ नहीं मिलता है आपको, ठीक है। यस सर। चलो आगे देखो, आगे चला जाए। यस सर। सर जो एमआरआई टेस्ट होता है ये सिर्फ कैंसर के लिए होता है? इससे सिर्फ कैंसर का पता चल पाता है? नहीं, अभी तो एमआरआई मतलब क्या, वो एक ये भी एक तरीका है उस कैंसरस सेल को पता करने के लिए। इनके अलावा बाकी अन्य चीजों में भी इनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मांस फट जाता है। हाँ, कोई मान लो कोई आईज में डिफेक्ट आ गया, सॉरी आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट पीस दिख रहा है, आपको डॉक्टर को पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे डिफेक्टिव पीस नजर आ रहा है, तो क्या करेगा, तुरंत लिख देगा एमआरआई के लिए आपको, जो एक्सरे से नहीं पता चलता। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको। अब मान लो जैसे कोई पिक्चर है, किसी ने एक 2 मेगापिक्सल कैमरे से किसी की तस्वीर लिया और किसी ने 16 मेगापिक्सल से कैमरे से तस्वीर लिया, किसी ने 24 मेगापिक्सल से लिया, किसी ने 30 मेगापिक्सल से लिया। अब बताओ किसकी क्वालिटी अच्छी आएगी? जितना ज्यादा कैमरा 30 वाले की। अब समझ में आ रहा है ना, तो जिसकी क्या होगी पिक्चर, जिसकी कैमरे की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, उसके क्या, इसके इमेज की क्वालिटी भी उतनी बढ़िया होती जाएगी। एमआरआई ठीक वही उसी का वर्जन है। एमआरआई करता क्या है, अलग अलग लेयर्स में पिक्चर लेता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि 599 में भी एमआरआई कर सकते हैं, 699 में भी कर सकते हैं और 10,000 में भी कर रहे हैं एमआरआई। अब वो कैसे कर रहे हैं, आप कहोगे कि सर इतना सस्ता भी कैसे हो रहा है और आप बता रहे इतना महंगा कैसे हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, कैमरा यूज करेंगे कुछ उस तरह वाला, जो क्या करेंगे, जो क्वालिटी उतनी डल देगा आपको। वो 2 मेगापिक्सल से 20 लेयर डिफरेंट निकाल के दे देंगे आपको कि हाँ भैया लो देखो ऐसे 2 मेगापिक्सल से खींचा गया है इस तरह से, ठीक है। अब कोई वही क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो उसमें पकड़ में आएगा आपको। तो बात यहाँ पे किसकी होती है, पकड़, सेल्स को पकड़ने की होती है एमआरआई में। एमआरआई बेसिकली कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल चीज होती है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स बना करके क्या करते हैं, इमेज को कैप्चर किया जाता है। देखो इसमें नाम भी पता चला, इमेजिंग, एंड इमेज बनाना है आपको। अब ये कैमरे के लिए नहीं होता है, कैमरे की डिफरेंट क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस का उपयोग करके उन तस्वीरों को लिया जाता है। और हमने आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता दिया किसके लिए, जो कैमरे के लिए के साथ आप यूज करते हो अपने मोबाइल्स में, ठीक है। ठीक उसी तरह के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठा लो एमआरआई का, या उसी तरह की चीज होती है जो क्या करते हैं, 20 लेयर्स में इसके पिक्चर खींच के हमें देती है। बताओ यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है? सर ये कैंसर कभी ठीक नहीं होता क्या? अभी आते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, अभी ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे बेटा। कैंसर को तो पूरा डिटेल में ही बता रहा हूँ मैं आपको, तुम्हारे कैंसर्स पर, ठीक है। धीरे धीरे अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगी ना, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ मैंने क्या चीज पढ़ा है, क्या चीज नहीं पढ़ लिया, ठीक है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। देखो 3 टेस्ट मैंने अभी तक आपको बताया है। 3 टेस्ट में अगर मान लो किसी व्यक्ति को नहीं पता चला कि हाँ उसके शरीर में कैंसर है या नहीं है, कैंसर सेल दिखाई पड़ रही है नहीं पड़ रही है, वैसे तो 2 ही में पता चल जाता है। वैसे कौन से वाले में, ब्लड वाले में और सीटी स्कैन में ही पता चल जाता है लगभग, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। और लास्ट में एमआरआई लिखते हैं तो इसका मतलब वो 100% श्योर हो जाते हैं इसमें कि हाँ उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है।
अब एक सबसे अंतिम इनके पास टेस्ट बचता है, जब एकदम से वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल से स्पष्ट हो जाते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये वाली क्या होती है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे क्या लग रही है, मुझे कैंसरस सेल्स लग रही हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पार्ट के ऊपर वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हाँ जाइए और यहाँ पे क्या करवाइए, आप अपनी बायोप्सी करवाइए। क्या कर, कौन सी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी। एग्जाम में कभी पूछे कि बायोप्सी टेस्ट का संबंध किस बीमारी से होता है, तो क्या बताओगे? सर ऑपरेशन करने के बाद जो निकालते ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक वो क्या हो रहा है, कोई आपका ऑर्गन काटा पीटा नहीं जाता है। यहाँ तक ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सीधा ब्लड निकाल लिया जाता है, सीटी स्कैन में मशीन के अंदर आपको डाल देगा, एमआरआई में भी उसी तरह का होगा कुछ लेयर्स में। लेकिन जब बायोप्सी करनी होगी तो यहाँ पर वो डॉक्टर को 100% श्योर होना चाहिए कि भाई इसी पर्टिकुलर जगह पे क्या है, ये कैंसर सेल मुझे लग रहा है। तो जिस पर्टिकुलर जगह पे वो कैंसर सेल उसको लगता है तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट के कुछ मांसपेशियों को कट करके, कुछ मसल्स को कट करके क्या करती हैं, वो लैब में उसको भेजा जाता है। और लैब में भेजने के बाद वहां पे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे वो कैंसर की सेल जनरेट दिखाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो, पर्टिकुलर यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन के मांस को, मांसपेशियों को निकाल करके लैब में भेजने वाली कौन सी प्रक्रिया होती है, बायोप्सी वाली प्रक्रिया होती है। सबसे अंतिम फेज में इसको रखा जाता है। डॉक्टर जो टेस्ट करवाते हैं उन टेस्टों में सबसे अंतिम फेज क्या होता है, बायोप्सी का होता है। तो मैंने एक एक फेज तरीके से बताया, फेज वाइज बताया कि सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं। पहले जाओगे, अगर मान लो किसी को कैंसर होगा तो पहली बार वो एमआरआई नहीं लिख देंगे उसको, सबसे पहले क्या करवाएंगे, उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा, बायोप्सी। बात तो अब बताओ, यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है? यस सर। देखो बायोप्सी क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, बायोप्सी टेस्ट सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है किसके लिए, कैंसर की जांच के लिए। अब इसमें होता क्या है, आपके पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जब डॉक्टर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाँ इसी पार्ट पे क्या लग रहा है, उसको कैंसर की सेल्स लग रही है जनरेट, यानी ट्यूमर लग रहा है वहां पर उसको, तो क्या करेगा, उस पार्ट के थोड़े से मांस को कट करेगा, यानी मसल्स को क्या करता है, कट करता है, और उन मसल्स के ऊपर क्या करता है, वो लैब में उसको भेज करके उसके ऊपर टेस्टिंग करता है कि हाँ इसमें वो कैंसर सेल दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर वो कैंसर सेल दिखाई पड़ती है सैंपल के अंदर में उसमें, तो हाँ वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो गया, कैंसर हो गया है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी रिपोर्ट अगर निगेटिव होगी तो आपको कैंसर नहीं है। ठीक है, नहीं है। सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है किसकी जांच के लिए, कैंसर की जांच के लिए। अब बताओ, क्या ये चारों की चारों जांचें आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर कभी पूछ ले कि कैंसर की डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो? यस सर। आप पूछेगा, बताओ यदि आपके शरीर में अचानक से WBC की मात्रा बढ़ गई है तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कैंसर। WBC की अचानक से मात्रा रैपिडली इंक्रीज कर गई है तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कैंसर है बेसिकली। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कैंसर की डेफिनेशन पढ़ी, कैंसर के टाइप्स पढ़े और कैंसर की जांच के बारे में पढ़ा कि कैंसर का जांचा कैसे जाता है। अब आते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर। किसके ऊपर भाई, इलाज भी तो करना है। हम पहले उसको जांच तो कर लेते हैं, जांच में पता चल जाएगा, उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दो। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो आप सबने सुना होगा एक ट्रीटमेंट, इसको बहुत तरीके से कैंसर को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपको कैंसर कौन सा टाइप का हुआ है, सार्कोमा हुआ या कार्सिनोमा टाइप वाला। कार्सिनोमा। वास्तव में तो जिस तरह का कैंसर हुआ है उस तरीके का इलाज होता है।
मैं आपको एक जनरल, बाकी तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट डिटेल में बताएगा कि कैसे उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, लेकिन मैं आपको जो जनरल टर्म एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं वही आपको बताऊंगा। मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता आपसे, ठीक है ना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक वाले होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको जो जनरल टर्म्स है मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, तो ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा होगा, कई जगह पे सुना होगा कीमोथेरेपी। यस सर। यस सर। ठीक है, कीमोथेरेपी। अब पूछे कीमोथेरेपी किसमें यूज किया जाता है? सर ये कैंसर की सेल को मारने के लिए। कैंसरस सेल को मारने के लिए। अब देखो, कीमोथेरेपी दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरमस्कुलर, यानी कि आपके बॉडी में, सॉरी इंटरमस्कुलर नहीं, आपके बॉडी में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से क्या होता है, ये इस कीमोथेरेपी को हम क्या करते हैं, उस ग्लूकोज के डब्बे के जैसा जो होता है, ग्लूकोज जो शरीर में चढ़ाया जाता है ना, पानी आपके शरीर में, पानी में जब कमी हो जाती है आपके शरीर में तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है आपको, ठीक वैसा ही आपके शरीर में क्या होता है, उस पानी की तरह से उसको चढ़ाया जा सकता है। और दूसरा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है, यानी कि ओरल टैबलेट्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आपकी बॉडी में क्या करो, उससे इंजेक्शन की तरह से, एक तरह से क्या होता है, इंजेक्शन ही होता है शरीर में पानी की तरह से दौड़ा देना, तो क्या होता है इंजेक्शन के माध्यम से करवा लो, या फिर आपको टैबलेट के माध्यम से कीमोथेरेपी करवा लो। अब ये फेज वाइज होता है, एक ही बार में सारा कीमोथेरेपी नहीं हो जाता, ध्यान रखना, ये फेज वाइज होता है। मान लो जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो क्या करेंगे, पहले उसको डोज देंगे, 500 ml का डोज देते हैं, ठीक है, फिर उसके बढ़ाएंगे, हल्का बढ़ाएंगे, कितना 1000 ml का बढ़ाएंगे, फिर 1500 ml करेंगे, मैक्सिमम इतने तक जाते हैं, ज्यादातर नहीं करवाते हैं वो इन मेडिसिन को। तो पहले शुरू में करवाएंगे 500, फिर 1000, फिर 1500। अब इसके दो सेशन चलेंगे, कितने, दो सेशन। अब जब दो सेशन चलेंगे, जितनी सेशन इसके चलते चले जाएंगे उतने ही क्या होंगे, आपके शरीर में वो कैंसर सेल को जाकर के क्या करती हैं, ये कीमोथेरेपी में क्या करती हैं, वो जाकर के उनको मारती हैं, उनको खत्म करती हैं। लेकिन इसके साथ में देखो व्हाइट ब्लड सेल भी खत्म हो जाते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से, कह रहा है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को कैंसर होता है, अक्सर उनका जब ट्रीटमेंट चलता है तो आपने देखा होगा कि उन्हें मेंटली स्ट्रांग होना होता है और फिजिकली भी स्ट्रांग होना होता है ना, दो तरीके से। एक तो मेंटली भी स्ट्रांग, अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग नहीं है बेटा ना, तो कीमोथेरेपी ऐसी खतरनाक चीज है कि कीमोथेरेपी में ही लोग क्या हो जाता है, नहीं झेल पाते, उसी में निकल लेते हैं बेचारे। इतनी खतरनाक, इतनी असहनीय पीड़ा होती है इसमें। इसमें देखो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या दिखेगा आपको, फीवर, बहुत तगड़ा फीवर आएगा। दूसरा क्या होगा, बॉडी पेन, व्यक्ति को क्या होगा, बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा। तीसरा साइड इफेक्ट क्या होता है, हेयर फॉल करना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ये तीन मुख्यतः इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होगा, अच्छा चौथा भी इफेक्ट इसमें सबसे खतरनाक वाला, वो वीकनेस वाला जो होता है। अब ये बताओगे कि आप अभी इस समय जो चल रहा है, जैसे कोरोना इस समय चल रहा है, तो आपने कई बार देखा कोरोना के साथ साथ वायरल फीवर भी अगर चल रहे हैं तो उसमें भी सारी चीजें आपको दिख रही है, लेकिन उनमें हेयर फॉल वाली कंडीशन नहीं होती। इनमें सबसे बड़ा तगड़ा ये वाला होता है, हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं, फीवर होना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएंगी। ये सब किसके साइड इफेक्ट्स हैं, कीमोथेरेपी के। ये क्यों हो रहे हैं, पूछेगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इफेक्ट दिखा रहे हैं आपकी जो नॉर्मल सेल थी, जो स्ट्रॉन्ग सेल थी। अब जैसे देखो आपके शरीर में क्या थी, मान लो मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ, मान लो आपकी ये ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ये WBC है जो इर्रेगुलर शेप में थी। मान लो इन WBC में क्या थी, यहाँ पे एक WBC ऐसी हो गई जो इर्रेगुलर में हो गई और अनकंट्रोल्ड हो गई कुछ इस तरह से, और इसी में ट्यूमर बन गया ये वाली। अब ये वाले WBC अच्छी है, लेकिन ये वाली WBC क्या हो चुकी है, इफेक्ट
जो कैंसरस सेल की तरह से बिहेव कर रही है, इसी के साथ में यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये वाली क्या होगी आपकी आरबीसी वाली सेल होगी, और यहीं पे प्लेटलेट्स भी होंगी, और आगे बाकी सारा क्या होगा, प्लाज्मा वाला हिस्सा होगा। अब भैया जब कीमोथेरेपी जब चलेगा तो कीमोथेरेपी आएगा तो क्या करेगा बताओ, कीमोथेरेपी आएगी तो क्या करेगी, वो मेडिसिन आएगी तो इस सेल को तो मारेगी, क्यों, क्योंकि इसका टारगेट यही है मारने के लिए। लेकिन साथ साथ करती क्या है, ये आस पास की मान लो ये आरबीसी है या फिर ये डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, इनको भी खत्म करना शुरू कर देती है ये आसपास। यानी जहां पर कैंसरस सेल थी उसके इलाके में, आसपास के क्षेत्र में भी जितनी भी आपकी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करके खत्म कर देती हैं। तो उसी के साइड इफेक्ट से आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है और वीकनेस हो रही है। अब बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, कि जब कीमोथेरेपी व्यक्ति का करवाया जाता तो उसके अंदर में इतनी सारी चेंजेस क्यों दिखाई पड़ती हैं? सर ये वैसे अगर देखा जाए जब तो ये नॉर्मल थेरेपी बंदों में चलती भी है हो सर, सकता है ये चारों सिम्टम्स तो। हैं? जब ये चारों थेरेपी सिम्टम्स चलती है किसमें? सर, जब तक तो ठीक नहीं होता होगा ये नॉर्मल फीवर, बंदे बॉडी को पेन, भी तो हेयर। हो सकते हैं। नॉर्मल बंदे में कहाँ होता है चारों एक साथ? नॉर्मल बंदे को चारों एक साथ कहाँ होता है बताओ, कि व्यक्ति को फीवर भी आ रहा है, बॉडी पेन भी, हाँ ये दोनों एक साथ हो सकता है। हेयर फॉल वाली कंडीशन नहीं आती है, वीकनेस भी हो सकती है सर, वीकनेस हो सकती है, हेयर फॉल नहीं होता। हेयर फॉल नहीं होता जनरली। हेयर जब फॉल कीमोथेरेपी नॉर्मली होता है उसको हो जाए तो तभी ज्यादातर ये देखने को मिलता है। अब जब भी किसी व्यक्ति का कीमोथेरेपी चल रहा होगा उसको उठा के देख लेना, हमेशा उसके अंदर में ये चीज नजर आएंगी आपको। हेयर फॉल भाई वो पूरे गंजे हो जाते हो आप एक जगह से, वो पूरा पैच निकलता है, वो हेयर थेरेपी खत्म होने के बाद ठीक होते होंगे, थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। अरे पूरा गंजा नहीं होते, शरीर के अंदर से बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, उनको हेयर फॉल यहाँ पे कह रहे हैं। बट सर वो पैच बन जाता है ना, मतलब जैसे एक साइड से आप निकल रहे हो पूरे, मतलब ऐसे नहीं कि आप कंगे मार रहे हो और बाल टूट रहे हैं। नहीं, कुछ हिस्सा निकलता है तो इससे क्या फायदा क्या होता है, वो क्या करवाते हैं, तो तुरंत क्या करते हैं, सारा का सारा बाल ही निकलवा देते हैं आपका पहले ही। सर जो कीमोथेरेपी होता है उसमें जब ये बॉडी का कुछ पार्ट सुन भी तो हो जाता है कुछ दिनों के लिए। हाँ बिल्कुल, वो भी कंडीशन कई बार होती है। जैसे मान लो कई बार आपका, अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे आपको कैंसर हुआ है। जैसे मान लो आपको कैंसर ब्रेन के अंदर हुआ है, तब ब्रेन के अंदर में आप पढ़ोगे आगे चल के, मैं आपको नर्वस सिस्टम में बताऊंगा कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हाइंड ब्रेन होता है। अब इन अलग अलग ब्रेन के पार्टों से अलग अलग बॉडी के पार्ट को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपके ब्रेन में कैंसर सेल डेवलप हो गई हैं तो उनके अंदर में बोला कि किस पार्ट में हुआ है डिपेंड करेगा। अब मान लो जैसे किसी व्यक्ति को मिड ब्रेन के अंदर हो गया है तो मिड ब्रेन में ही एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और यहीं पे क्या होती है, 2 छोटे छोटे पार्ट होती है। अब छोटे छोटे सेल्स के पार्ट होते हैं बेसिकली, और ये करते क्या है, ये आपके एक तो ऑडियो को और एक आपके विजन को कंट्रोल करते हैं। यानी जो अभी आप कैमरे में देख रहे होगे और मेरी वॉइस को सुन रहे हो, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपके मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके ब्रेन के अंदर में मिड पार्ट में एक पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मान लो किसी व्यक्ति को क्या हुआ, ब्रेन में कैंसर हो गया, अब जब कीमोथेरेपी चल रहा होगा तो वो क्या करेगी, आएगी और क्या करेगी, उस पार्ट को, सेल को क्या करेगी, खत्म करेगी। लेकिन साथ साथ उसके क्या हो गया, गलती से कभी मान लो इस ऑडियो वाले कॉलिकुलाई को क्या कर दिया, उसने डैमेज कर दिया, या विजन वाले कॉलिकुलाई को डैमेज कर दिया, तो अब इसका इफेक्ट क्या दिखेगा आपको, कि आपकी विजन धीरे धीरे, जब जितनी ज्यादा कीमोथेरेपी चलेगी उस दौरान आपको देखने को क्या मिलेगा, हो रहा है कि धीरे धीरे आपकी क्या होगी, विजन भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। या फिर ऑडियो वाले को इफेक्ट कर दिया तो ऑडियो का क्या होगा, आपको सुनाई कम पड़ना हो जाएगा आपको। तो ये क्या होता है, कई बार उसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे कहाँ पे आपको कैंसर हुआ है, इस वजह से डिपेंड करता है। अब बात समझ में आई या नहीं है, जिस लोकेशन पे हुआ है उसके आसपास के इलाके को क्या करता है, वो पूरी तरह से डैमेज करता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा नुकसान इसका कीमोथेरेपी का यही होता है। कीमोथेरेपी में वो सेल्स को मार तो देती ही है, लेकिन साथ में क्या करती है, हमारी नॉर्मल सेल्स को भी मारती है, जिसके साथ क्या होता है,
हमें अन्य चीजों के लिए भी क्या करना, भुगतना पड़ता है। अब बताओ, यहाँ तक की बात स्पष्ट है? यस सर। एक बार वो जो गंजा कर देता है उसका क्या रीजन रहता है? हेयर फॉल, मान लो बीच बीच में से हल्का हल्का बाल निकलेगा, हेयर फॉल होगा तो छोटे छोटे मान लो बीच पूरा बीच में गंजा बाल कर निकल रहे देता हैं है ना। उसके। हाँ, तो इसलिए उससे बढ़िया है कि क्या करो, उसको पूरे शरीर से गंजा कर दो, पूरे पूरा उसको बॉडी हेड उसका गंजा कर दो। ठीक है, बात समझ में आई? सर ये व्हाइट ब्लड सेल कैसे खत्म होते हैं, ये तो बताओ सर। अभी क्या बताया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपके ब्लड के अंदर में कैंसर हो गया है, तो ब्लड कैंसर होगा तो आपके शरीर में मान लो WBC थी, ठीक है। अब WBC इस वाले को खत्म कर रही है, यहाँ पे कीमोथेरेपी आकर के इस WBC जो कैंसर के सेल के रूप में थी उनको खत्म कर रही है। अब बताओ इसके आसपास के इलाके में जितनी भी WBC होंगी उनको भी तो खत्म करेगी ना वो। हाँ सर, ठीक है सर। बात समझ में आई? हमने क्या होता है, हाँ सिंपल से एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाओ भाई साहब कि एक बीच वाले हिस्से को टारगेट करके मारना है आपको, लेकिन आपके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ऐसी मशीन है जिससे आप टारगेट पे हिट कर रहे हो तो उसके आसपास का जो इलाका है वो भी क्या हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। आपने टारगेट हिट करके मारा भाई, सिंपल सी बात है, लेकिन टारगेट हिट करके मारने से हुआ क्या, उसके आसपास का इलाका जो था भाई, आधा किलोमीटर का रेंज जो था पूरा का पूरा वो क्या हो गया, तहस नहस हो गया। उसी तरह का कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी को टारगेट यहाँ के लिए किया गया भाई, लेकिन उसने किया क्या, अपने आसपास के पूरे क्षेत्र के जितनी भी नॉर्मल सेल्स थी उनको भी डैमेज कर दिया, ऐसे समझो। बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। इसलिए कीमोथेरेपी में इतने सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यही नहीं होगा, इसके अलावा भी होगा, हेडक भी होगा, बंदे को सिर में दर्द होना शुरू होगा, बॉडी पेन तो हो ही रहे, साथ में सिर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, फीवर तो आ ही रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है, वीकनेस भी हो रही है, बहुत सारे सिम्टम्स उसमें दिखाई पड़ते हैं। मैंने तो आपको बहुत सारे कम दिखाए हैं। सर खाने पीने पे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, भूख ही नहीं लगेगी बंदे को, रोता भी रहता है कई बंदे। क्या होगा, उस व्यक्ति को भूख ही नहीं लगेगी, आप कितना भी खिला पिला लोगे लेकिन क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे, सर भूख ही नहीं लग रहा मेरे को भी। सही है सर, राशन बच जाएगा। ठीक है, अब चलो अभी देखो, पहली ट्रीटमेंट हमने बताई कौन सी वाली, कीमोथेरेपी की, जो सबसे कारगर अभी तक मानी जाती है ये, ठीक है। अच्छा, अब कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है, नेक्स्ट सेशन क्या होता है, रेडिएशन। मान लो कीमोथेरेपी के, ठीक है, हाँ रेडिएशन क्या था, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है सर, वो आपके जो क्या कहते हैं, जो DNA होता है ना उसको कर देता है वो खराब, और सारी चीजों को मार भी देता है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, रेडियोथेरेपी इसलिए किया जाता है कि जैसे देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा साइंस में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा, थोरियम के बारे में पढ़ा होगा, रेडियम्स के बारे में पढ़ा होगा, रेडॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है, अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल वो टूटा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन इनका होता रहेगा, ठीक है ना। नाभिकीय, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, लगातार ये विखंडन होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन होता रहता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा, ठीक है ना, फ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना। फ्यूजन में क्या होगा, दो चीजें फ्यूज करके एक बन जाएंगी। नाभिकीय संलयन का मतलब कि ये विखंडन है, ध्यान रखना, ये क्या है, विखंडन है, और संलयन अलग होता है, दो का एक। संलयन में क्या होता है, दो चीजें आपस में जब मिलती हैं तो एक नई चीज बनती है, ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियर इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन, टूट रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है, फ्यूज करके दो बन रही है आपस में। सर फ्यूजन में क्रोमोसोम्स वाला भी तो बताया था आपने। अब हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पे देखो,
विखंडन की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करती हैं, जब टूटती हैं एक एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस तरह से दो पार्ट में टूट जाएंगे। इसके जो एटम्स होंगे, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही चीज होगा, यहाँ पे भी वही चीज होता चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, बम्बार्टमेंट करोगे। अब इनसे होता क्या, जैसे आपने भी कई जगह पे सुना होगा, एटम बम तो गिराया गया था कहाँ पे, न्यूक्लियर बम कहाँ पे गिराया गया था, जापान में गिराया गया था ना 1945 में। 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे, नागासाकी हिरोशिमा पे, दोनों जगह पे गिराया गया था ना जापान में, अमेरिका ने गिराया था। यस सर, यस। अब बताओ उसका इफेक्ट आज तक वहां के लोग भुगत रहे हैं, जापान के लोग। यस सर। पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? अगर पता है नहीं सर। पता अब तो ठीक हो गया बताता सर, हूँ। लास्ट आया था कि अब ठीक हो गया, अब नहीं होता। अभी नहीं ठीक हुआ है, अभी चल रहा है, अभी पिछले अगले 10 साल तक वहां पे रहेगा। अभी ठीक कहाँ हुआ बेटा, अभी 10 साल और चलेगा वो विकिरण। अभी विकिरण उनकी रेडिएशन निकल ही रही है। यस सर, उस एरिया में अभी भी रेडियो एक्टिविटी है, उसकी सॉइल वगैरह। तो यही वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अब सोचो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर बम्बार्टमेंट किया जाता है। आपके शरीर में उस पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर बम्बार्टमेंट किया जाता है जहां पर वो कैंसर सेल डेवलप हो गई थी। ये कब किया, क्यों किया जाता है, क्योंकि भविष्य में कभी वहां पे दोबारा से ये सेल जनरेट ना कर जाए। क्योंकि इनकी खास बात क्या होती है, ये रिवर्स मारती हैं। ये जितनी भी कैंसर सेल होती हैं दोबारा से क्या करती है, अपने आप को रिवर्स करवाती हैं। मतलब एक बार आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, किसी व्यक्ति का ठीक हो गया, तो हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद 3 साल के बाद फिर से रिवर्स हो जाए वो। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसका रेडियोथेरेपी किया जाता है। क्या करने के लिए, ताकि उन सेल्स को क्या करे, पूरी तरह से तहस नहस कर दे, पूरी तरह से डैमेज कर दे, कि भविष्य में कभी दोबारा से वहां से क्या हो सके, रीजनरेट ना हो सके। इसलिए रेडियोथेरेपी किया जाता है, ध्यान रखना। रेडियोथेरेपी का एक ही मकसद होता है कि कभी भविष्य में दोबारा से वो क्या हो सके, रीजनरेट ना हो सके। एक ही बार में पूरी तरह से उसको क्या कर दो, तहस नहस कर दो। अब बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा ट्रीटमेंट, पहला क्या था कीमोथेरेपी, दूसरा क्या है रेडियोथेरेपी। क्लियर हुआ सर? इसकी एक डेफिनेशन बता दो थोड़ी सी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट किया जाता है। द बम्बार्टमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑन द कैंसरस सेल, दैट थेरेपी इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी बम्बार्टमेंट किसके ऊपर करते हैं, कैंसरस सेल के ऊपर करते हैं, ताकि वो कभी दोबारा से रीजनरेट ना हो सके। ये क्या कहलाती है, रेडियोथेरेपी कहलाती है हमारी। सर कीमोथेरेपी है, उसमें तो हो जाती होगी ना फिर से? कीमो में बिल्कुल होती है ना, कीमो में ही तो बताया था, इसी के लिए तो रेडियोथेरेपी करना होता है। तो सीधे यही नहीं कर लेते सर? नहीं, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा, इसमें पर्टिकुलर पता भी होना चाहिए कहाँ पर है, एक प्लेस पर होना चाहिए। सर एक बार रिपीट करना। रेडियोथेरेपी में क्या होता है बेटा, आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट पर्टिकुलर कैंसर सेल के ऊपर करके हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। दैट थेरेपी इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। सर लिख दीजिए ये। बेटा इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। जितने भी लोग लिख रहे हो ना, आप बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में आपके रेडियोथेरेपी की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। सिंपल पूछेगा रेडियोथेरेपी किस में यूज होता है, तो आप क्या बताओगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बस इतना ही पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उसको ही पता है कि आप यू आर नॉट अ ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल स्टूडेंट, आप एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, लिखना चाहते हो लिख लो, कोई बात नहीं है। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। इसमें क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं,
कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिंपल, रेडियोथेरेपी कहलाती है। अच्छा, तीसरी जो सबसे प्रचलित आजकल की नई टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको कई बार इसके ऊपर बारे में जिक्र भी किया होगा, स्टेम सेल थेरेपी, याद है कुछ? यस सर। बताओ कहाँ बताया था स्टेम सेल थेरेपी के बारे में? सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा स्टेम सेल थेरेपी के बारे में, ठीक है? तो इसको भी याद रखना है, स्टेम सेल थेरेपी कहाँ पे यूज किया जाता है? आपकी जितनी भी कैंसर होती है उनको आजकल नई ट्रीटमेंट के लिए क्या बना, न्यू टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल थेरेपी। बोन मैरो वाला है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल कहाँ से निकाला जाता है वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब चौथी टेक्नोलॉजी है, उसी में आगे हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सर इस स्टेम सेल थेरेपी में नहीं आएगा? नहीं, स्टेम सेल इनसे निकाला जाएगा ना बेटा, बोन मैरो के अंदर से स्टेम सेल्स को निकाल करके करेंगे। और बोन मैरो क्या करेंगे? बोन मैरो सीधा ट्रांसप्लांट कर रहे हो आप तो। अच्छा, ओके। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सीधा बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर रहे हो। और इसमें क्या कर रहे हो? पहले बोन मैरो निकालोगे, उसमें के अंदर बोन मैरो के अंदर से आप क्या निकाल रहे हो? सीधा सिंपल स्टेम सेल्स को निकाल रहे हो आप। और यहाँ पे सीधा बोन मैरो को निकाल के ट्रांसप्लांट करते हो आप। तो 4 तरीके हो गए ट्रीटमेंट के, देखो ध्यान से, कौन कौन से बताओ जल्दी से। पहला कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, बोन मैरो थेरेपी, ट्रांसप्लांट, बोन मैरो। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, जैसे इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है कई बार, जैसे मान लो इम्यून सिस्टम को सर्जरी भी तो होती है ना? हाँ बिल्कुल, सर्जरी। अब मान लो पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, जिस प्लेस पे देखा है कि हाँ वहाँ पे सर्जिकल है, तो सर्जिकल करना पड़ेगा वहाँ पे, तो सर्जिकल भी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर जैसे मान लो किसी व्यक्ति को क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर की कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आती हैं। जैसे मान लो एक मेडिसिन है, नाम है उसका कोबाल्ट 60, ऐसे देख के दिएगा। कोबाल्ट 60 मेडिसिन किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्या बताओगे? कोबाल्ट 60 नामक एक मेडिसिन होता है जो किसके लिए होता है? ब्लड कैंसर के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से एक और मेडिसिन आती है आयोडीन 130, 131। आयोडीन, आई फॉर क्या हो गया? आयोडीन। अब बता, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? गोइटर के। आयोडीन को ये फुलफिल कर रहा है ना, आपने कई जगह पढ़ा होगा, थायराइड के लिए जिम्मेदार होती है। yes, यदि किसी व्यक्ति को थायराइड कैंसर हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट में किसको यूज किया जाता है? आयोडीन 130 या फिर 131 को यूज किया जाता है। तो अब ये पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार मेडिसिन के नाम देके पूछता है, तो बताओ कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ करते हैं, किस कैंसर के ट्रीटमेंट में, या फिर आयोडीन 130 या 131 का। तो आयोडीन को देखते ही पता चल जाएगा किस में हो जाएगा? थायराइड कैंसर में जाएगा। और कोबाल्ट 60 किस में जाएगा? ब्लड कैंसर के लिए जाएगा। ब्लड कैंसर, ठीक है। अच्छा, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या था? जल्दी बताओ, क्या बताएंगे आप लोग? ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब बताओ, यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? वाली बता दो सर एक बार फिर। कौन सी वाली? ये स्टेम सेल वाली। अच्छा चलो ठीक है। नीचे वाली थैली क्लियर है ना आपकी? यस सर। ओके चलो ठीक है। देखो, स्टेम सेल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं एक बार फिर। देखो, जिन बच्चे को नहीं पता उनको बताता हूँ। हमारे शरीर में जो सेल होती है ना, इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था आर विर्चू। इन्होंने 1854 में क्या किया था? एक थ्योरी दिया था। नाम क्या था उस थ्योरी को? क्या कहते हैं? देखो, प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी।
तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बताया था कि जितनी भी नई कोशिका बनती है वो कहाँ से बनती हैं, पहले से उपस्थित किसी कोशिका से बनती है। इनकी यही थ्योरी थी आर विर्चू की। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी नई कोशिकाओं बनाएंगे आप बनाओगे वो कहाँ से बनती है, किसी न किसी पुरानी कोशिका से ही उनका निर्माण होता है। सिंपल ये बात दिमाग में याद करने लेना कि हमारे शरीर में कोई भी नई कोशिका आप बनाओगे कहाँ से बनेगी, किसी न किसी पुरानी कोशिका से आप क्या करोगे, लेके आओगे उसको, प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसका निर्माण होती है। अब इसी का उपयोग किया गया साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, स्टेम सेल्स बनाई गई। अब देखो स्टेम सेल्स होती क्या है, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर की अन्य बाकी सेल्स को क्या कर सकती है, दोबारा से बना सकती हैं। ये ऐसी सेल्स होती हैं हमारे शरीर के अंदर। स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो हमारे शरीर के अन्य बाकी सभी सेल्स को क्या कर सकती है, दोबारा रीजनरेट कर सकती है। अच्छा, किस सेल को छोड़ करके बता सकते हो आप कि स्टेम सेल कौन सी सेल को दोबारा नहीं बना सकती है? ये ध्यान रखना, स्टेम सेल हमेशा सोमैटिक सेल बनाएगी। ध्यान रखना, किसको बनाती है, सोमैटिक सेल्स को बनाती है। ये कभी सेक्स सेल को नहीं बनाएगी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कट कर दिया। देखो ध्यान से, यानी कि अगर पूछे कि क्या स्टेम सेल स्पर्म को बना सकती है या ओवम को बना सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये उनको नहीं बनाएगी। किसको बनाएगी, सिर्फ सोमैटिक। और सोमैटिक का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर की जो संरचना हुई है, हमारी बॉडी की जो संरचना हुई है। तो स्टेम सेल क्या करती है, हमारे शरीर की जितनी भी सोमैटिक सेल्स होती हैं, यानी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को दोबारा से क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। इसकी खास बात ये होती है। अब पूछा कि बताओ ये सेल कहाँ मिलती हैं, ये बड़े काम की चीज हो गई ना सोमैटिक सेल, स्टेम सेल, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को दोबारा बना सकती है। तो ये तो काम की चीज है ना हमारे लिए। पूछा मिलेगी कहाँ पे, तो कह रहा है इसको, स्टेम सेल को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कहाँ से, स्टेम सेल को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बोला कहाँ कहाँ से, कह रहा है एक तो आप अपनी बोन मैरो के अंदर निकाल सकते हो इसको, आपके शरीर में जो बोन मैरो होती है उस बोन मैरो से स्टेम सेल को निकाल सकते हो। और दूसरा क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या लगा होता है, ध्यान से बताओ, एक प्लेसेंटा लगा होता है, नहीं लगा होता है? एमनियोकल कॉर्ड जिसको कहते हो आप, गर्भनाल जिसको कहते हो। तो दो जगह इन प्लेसेंटा के अंदर भी क्या पाई जाती है, ये स्टेम सेल पाई जाती है। बोन मैरो होती है, इसमें भी स्टेम सेल पाई जाती है। इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी स्टेम सेल पाई जाती हैं। और ये स्टेम सेल करती क्या है, आपकी सोमैटिक सेल्स का निर्माण करती है। अब बताइए यहाँ तक की बात स्पष्ट हुई? अब क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? सर इस थ्योरी का नाम क्या था? प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी। ओके। किसने दिया था, आर विर्चू ने दिया था। कब दिया था, 1854 में दिया था। ये कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने उनको बता दिया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है या नहीं है? यस सर। आगे चला जाए। बताइए बेटा, आगे चला जाए। यस सर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने क्या देखा बताओ, कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में देखा, कैंसर की एग्जामिनेशन के बारे में देखा, कैंसर की जांच के बारे में पढ़ा, कैंसर के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब बताओ कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप यूज कर रहे थे कैंसर के लिए, बताओ। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इनके अलावा क्या हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी हो सकता है, बहुत तरीके हैं इनके करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, वो बताएगा पूरा डिटेल में
यहाँ कैसे इसकी ट्रीटमेंट, क्या प्रोसीजर होता है उसका करने का, वो प्रोसीजर सारा वो बताएगा आपको। हमने जो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैंने वो सारे बताया आपको, ठीक है। यस सर। अब बताओ, देखो यहाँ से अब थोड़ा एक जनरल आइडिया लेते हैं हम लोग कि कौन से वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जरा बात करते हैं कि कौन से इंडिया में कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा होता है और वर्ल्ड में कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे किसको लूंगा मैं, वर्ल्ड के लिए बात करूँ। देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में मेल के अंदर जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो कौन सा होता है, ब्लड। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है पुरुषों में वो कौन सा होता है, बताओ। ब्लड कैंसर सर, लंग्स कैंसर। कौन सा, लंग्स, ब्लड कैंसर। ब्लड ब्लड नहीं बेटा, माउथ कैंसर सबसे ज्यादा होता है। बता सकते हो क्यों, रीजन? टोबैको। सर मेरे को तंबाकू प्रोडक्ट खाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुकेश वाली स्टोरी देखी है ना सबने? यस सर देखिए। सर गुटखा खाते से पहले चलता है, हाँ गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, इन सब में से क्या होगा भाई, माउथ में ही जाएगा, माउथ से क्या होगा, कैंसर होगा। अच्छा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता होगा पुरुषों को? लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर। पूरे विश्व में अगर पुरुषों में सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है तो कौन सा मिलता है, देखो लंग्स कैंसर मिलता है। अच्छा बताओ रीजन क्या होगा? वो दारू, स्मोकिंग नहीं, वो लिवर में होता है। स्मोकिंग, ड्रिंक्स, स्मोकिंग होता है सर, स्मोकिंग जो सुट्टा मारते हैं लोग, पुरुष लोग बेचारे, देखो क्या करते हैं, अपने लंग्स को ही तो जलाते हैं और क्या करते हैं। तो लंग्स का कैंसर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है पुरुषों में, माउथ कैंसर। अच्छा फीमेल के लिए बात करें, बताओ फीमेल का कौन सा कैंसर होता होगा? ब्रेस्ट कैंसर। तो वर्ल्ड में तो होता है ब्रेस्ट। अच्छा, और सर वो जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूट्रस में जो कैंसर होता है सर वो होता होगा क्या, ओवेरियन। यस, ओवेरियन कैंसर। कौन सा कैंसर होता है महिलाओं में भारत में सबसे ज्यादा? ओवेरियन कैंसर होता है। यस सर, ये ठीक है। अभी एक मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, पैडमैन। यस सर, ये उसी की वजह से होता है, अनहाइजीनिक। ठीक है, तो ये ओवेरियन कैंसर जो होता है इसी को जागरूक करने के लिए बताया गया था। वो मूवी थी एकदम बिल्कुल सोशल कॉज के ऊपर वो बनाई गई थी मूवी। ठीक है, तो याद रखना है कौन से कैंसर होता है महिलाओं में भारत में, ओवेरियन कैंसर है, और बाकी माउथ कैंसर होता है पुरुषों में। हर मूवी से पहले दिखाया था मुकेश वाली स्टोरी, ताकि आप लोग सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। देखो अक्षय क्या बोलते हैं, अक्षय कौन हीरो है वो, पता नहीं कौन सा वो जो आजकल ऐड करता रहता है। प्लीज सर के बाद रिपीट मत करिए, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने कहा रिपीट करना, मैं तो आंसर कर रही हूँ। हाँ तो प्लीज सर के बाद रिपीट मत करिए। अब बताओ, देखो इंडिया में दो तरह के कैंसर थे। पुरुष में कौन सा होता है सबसे ज्यादा? माउथ कैंसर होता है, और फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर होता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या होता है सबसे ज्यादा कैंसर? पुरुषों में लंग्स वाले कैंसर यानी फेफड़े वाले कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं, और महिलाओं में कौन सा कैंसर होता है? स्तन कैंसर सबसे ज्यादा होता है। अब बताओ, क्या ये वाला डाटा आपके लिए सफिशिएंट बेनिफिशियल है? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ ये कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी के ऊपर हमने इतनी किस डिजीज के बारे में हमने इतना डिटेल में पढ़ा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिजीज? बता जल्दी से। उस डिजीज का नाम बताओ, किस डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो आप? सर कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल में आप पढ़ रहे हो कैंसर के बारे में। और कैंसर को हम लोग अच्छा मेडिकल साइंस से क्या कहेंगे, कैंसर बोलेंगे या ऑन्कोलॉजी बोलेंगे? सर ऑन्कोलॉजी।
ऑन्कोलॉजी। अब मेडिकल साइंस की भाषा यूज करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि इससे फायदा आपका होगा कि वो जल्दी से चीजें याद है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि अपने WBC का नंबर बताओ, तो क्या बताओगे, WBC बोलोगे या ल्यूकोसाइट्स बोलोगे? सर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाएगा? रेड ब्लड सेल। भाई आप लोग को RBC को कहा जरूर जाएगा। बोलना यार, कमेंट बॉक्स में बोलो ना, वीडियो पॉज हो जा रहा है यार। कमेंट बॉक्स भी तो दिया है नीचे। चलो आगे देखते हैं। देखो अगली नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर कौन सी होती है? पहली तो कैंसर होती है, सेकेंड नंबर की कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट कहते हैं उसको। कौन सी डिजीज है? कार्डिक अरेस्ट वाली है, ठीक है, हृदय घात जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब देखो कार्डिक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, ध्यान रखना। आप लोगों ने अच्छा, तो सभी लोगों ने ये तो बात पढ़ रखी है कि हमारे हार्ट में, ह्यूमन के लिए जो हार्ट होता है, हार्ट में कुल मिला के कितने चेम्बर्स होते हैं बताओ? 4। हार्ट के अंदर कुल मिला के 4 सर। 4 सर। हाँ 4 चेम्बर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए याद रखना, मैमल्स के लिए याद रखना, कितने होते हैं? 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 4 चेम्बर जो होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती है ध्यान रखना। इन चारों चेम्बर के नाम याद कर लो आप लोग, ठीक है। क्या क्या होता है देखो, 2 राइट साइड में होता है और 2 लेफ्ट में होता है, ठीक है ना। तो जो राइट साइड में होता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं? देखो राइट एट्रिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एट्रिकम। हिंदी में क्या कहेंगे? राइट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? दायां। क्या कहते हैं हिंदी में? दायां। और एट्रिकम को हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद। क्या कहते हैं? दायां आलिंद। दूसरा क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। क्या कहते हैं इसको? राइट वेंट्रिकल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दायां निलय। सर राइट इसी तरह ऑरिकल से नहीं क्या हो बोल जाएगा? सकते? हाँ ऑरिकल भी कहा जाता है, राइट एट्रिकम या ऑरिकल दोनों कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरह से क्या होगा? लेफ्ट एट्रिकम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? बायां। यहाँ पे दायां की बजाय क्या आ जाएगा? बायां आलिंद आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह पे क्या हो जाएगा? बोलेगा बायां निलय हो जाएगा। तो यही 4 क्या होते हैं हमारे शरीर में? चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब बताओ कितने लोगों को पता था ये बात? मेरे को सर। मुझे। ठीक है हाँ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता था वो नोट कर लो कि हमारे शरीर में जो 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर में, वो यही होता है। राइट एट्रिकम, लेफ्ट एट्रिकम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 मुख्य प्रकार के क्या होते हैं? चेम्बर्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन चारों चेम्बर्स के काम जरा देख लो जिनको नहीं पता, क्योंकि हार्ट वाले चैप्टर आपने तो पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। तो अब देखो आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, रब कर रहा हूँ। बहुत सिंपल चीजें या दिमाग में एक बार बैठ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब देखो कह रहा है क्या कि चारों चैम्बर जो होते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ोगे तब तक ये कार्डिक अरेस्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा। होता क्या है, मैं बहुत ही इसको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, अगर आप फ्रंट से देखोगे, जैसे आप अपने हार्ट को देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा आपका हार्ट? तो आप जो ऐसे बनाते हो कि सर हार्ट ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ये जो हार्ट आपने बनाया है मैंगो की तरह से, ऐसा नहीं होता है हार्ट आपका। हार्ट जो बना के अपने भेजते आशिक भेजते रहते हैं बेचारे सब, ठीक है, अपनी प्रेमिका को, तो वैसा हार्ट नहीं होता रियल में। देखो अब हार्ट कैसा होता है एक्चुअल में, बायोलॉजी में हार्ट देखो कैसा दिखता है आपको। वो मिलेगा सर।
ये है आपका हार्ट। अब इसमें अलग अलग आपके चेम्बर्स बने हुए, 4 चेम्बर्स हैं, उनके भी नाम जरा देख लो कहाँ पे होते हैं, कौन से लोकेशन पे होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर ये हैचिंग कर रहा हूं मैं, ये मस्कुलर पार्ट्स होते हैं सारे के सारे, कार्डिक मसल से बना होता है पूरा आपका हार्ट। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि हार्ट किस मटेरियल का बना होता है तो क्या बताओगे? कार्डिक मसल्स का बना होता है, ध्यान रखना। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। अब देखो ये जो 4 चेम्बर अभी लिखवाए तो 4 चेम्बर कहाँ कहाँ पे है? पहला चेम्बर तो ये है, देखो ध्यान से, सबसे पहला चेम्बर ये है, इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रिकम, दिस इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रिकम। ये आपके 4 चेम्बर्स होते हैं, देखो ध्यान। अब बोलोगे सर ये पाइप की तरह जो दिख रही है ये क्या है? बेटा इधर वाले को कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? इधर वाले को कहते हैं आर्टरीज। हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? हिंदी में इसी को कहा जाता है धमनी। और इधर वाला जो होता है लेफ्ट साइड, राइट में साइड में जो होता है, इसी को कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन। हिंदी में क्या कहते हैं? सीरा। सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। अच्छा, अब यहाँ पे कहोगे सर ये क्या है? तो ये होती है कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज। हिंदी में क्या कहते हैं? केशिका। महाधमनी। नहीं, केशिकत्व है बेटा ये। कैपिलरीज को हिंदी में केशिकत्व कहते हैं। ये जो ऊपर देखो 3 ऐसे ये वाले जो लाइनिंग जा रही है, देखो यहाँ पे अलग अलग जगह पे गया है ना, यहाँ पे ये 3 पाइप्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो ये होती है, इनको कहते हैं ऑर्टा। क्या कहते हैं? ऑर्टा। हिंदी में कहा क्या कहा जाता है? महाधमनी। इनको हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। आप कहोगे सर ये वाली पाइपलाइन जो गई है और ये वाली पाइपलाइन गई है जो, ये कहाँ जाती है एक्चुअल में? तो देखो, तो ये दोनों कहाँ जाती हैं? सीधा ये दोनों पहुंचती हैं आपके लंग्स के पास में। कहाँ पहुंचती हैं? आपके फेफड़ों के पास पहुंचती है। तो आपके सर्कुलेटर, ये है आपका लंग्स, देखो ध्यान से। तो लंग्स से ये जो पाइप गई है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, और इधर से क्या होती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, याद रहेगा। ये छोटा सा मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है हार्ट के बारे में, चेम्बर्स के बारे में। अब तो चारों चेम्बर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। अब पिक्चर क्लियर हो गई चारों चेम्बर की आपके हार्ट की। ये है राइट एट्रिकम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट एट्रिकम। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में अपने बैठा लेना कि हमेशा ये जो आर्टरीज दिख रही हैं, इन शुद्ध रक्त पास करता है। कौन सा रक्त जाता है हमेशा? ऑक्सीजनेटेड, यानी हमेशा शुद्ध रक्त कहाँ से जाएगा? क्या बताओगे? आर्टरीज से पास करता है। और इन कैपिलरीज के बाद से हमेशा इन वेन्स में से क्या पास करता है? डीऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त। कौन सा खून? ब्लड वाला कौन सा ब्लड आता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध रक्त पास करता है यहाँ से, ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर पूछोगे सर यहाँ पे क्या होता होगा, किस पार्ट में? अब इधर वाले लेफ्ट वाले में अगर ऑक्सीजनेटेड है तो इसका मतलब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता होगा ना यहाँ से। यस सर। इस वाले पार्ट में भी आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, इस वाले पार्ट में भी आपका ऑक्सीजन। यानी कि दिमाग में आज की बात बैठा लो कि हार्ट के हमेशा लेफ्ट पार्ट में, हार्ट के हमेशा लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड है बताओ? ऑक्सीजनेटेड। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या किसी और को कुछ सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? आ रही है सर। नहीं, मुझे कुछ सुनाई आ रही है सर। ओके सर, आप आ रही है सर। बाकी लोगों को तो सुनाई पड़ रहा है बेटा, देखो आप। आ रही है सर। ठीक है, ध्यान रखो, किसी ने म्यूट कर दिया होगा आपके वॉल्यूम को, आपने म्यूट कर रखा होगा। देखो, तो हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट को क्या क्या बोला गया कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वाले पार्ट में हमेशा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अशुद्ध रक्त होगा। हमेशा दिमाग में क्या रखोगे यार कि धमनियों से हमेशा क्या पास करती हैं? अशुद्ध रक्त पास करती हैं, और वेन्स से अशुद्ध रक्त। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाना। देखो,
पल्मोनरी वेन पूछेगा और पल्मोनरी आर्टरीज पूछेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, तो आर्टरीज से क्या पास करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड, अरे ब्लड तो दोनों जगह से पास कर रही हैं। हाँ, O2 ब्लड। कौन सा ब्लड? अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज कहोगे तो तुरंत समझ जा रहे हो क्या कि शुद्ध रक्त पास कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना उल्टा हो गया कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरीज में। आर्टरीज वैसे नॉर्मली क्या पास करवाती हैं? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब पल्मोनरी शब्द के साथ जुड़ जाएगा ये उल्टा काम करवाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो तो अब अगर मान लो कभी पूछ ले आपसे कि पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, क्या बताओगे? तो सर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बताओ? सर वो राइट वेंट्रिकल से कैपिलरी ऑफ लंग तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से मान लो पूछे तो पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। वो लेफ्ट एट्रिकम से लंग्स तक लेके जाती है। नहीं, वो लंग से लेफ्ट एट्रिकम। उल्टा बोल दिया बेटा, देखो लंग्स से लेफ्ट एट्रिकम की तरफ लेके आ रही है। अच्छा, कौन से ब्लड को लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। यही वाला दिमाग में बस बात याद रखनी है। अगर इतना पकड़ लिया आप लोगों ने फिर तो हार्ट को आप ऐसे खेल जाओगे, ठीक है? चलो, अब इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो अब जरा एक और बात समझ लो यहीं से। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन से चेम्बर से जाता होगा बताओ? लेफ्ट चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में, देखो यहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है ना, तो ये कौन सी ब्लड को लेके जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये ऑर्टा है तो कहाँ लेके जा रहा होगा? एक ब्लड लेके जाता है लंग्स की तरफ लेके जाता है, एक हार्ट की तरफ लेके जाता है, एक ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ऐसे पार्ट में लेके जाता है। तो ध्यान रखना, अब कुछ स्पेशल आर्टरीज के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो हार्ट को ब्लड को लेके जाती है, ठीक है? अब बताओ, ये वाला हार्ट वाला डायग्राम आपको नोट करना है या फिर दिमाग में ये बात छप गई है? बताओ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लो आप लोग। सर फिर से बता दो एक बार। कौन से पार्ट को बताऊं पहले? तो पूरी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी में बताऊंगा फिर मुझे टाइम लगेगा। पूरा बताओ फिर दोबारा। सर, हार्ट वाला जब चैप्टर आप पढ़ाओगे उसमें भी तो आएगा ना ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको वहां पे भी तो पढ़ना है आपको, हार्ट वाले चैप्टर। मैं तो बेसिक अभी बता रहा हूँ ताकि आपको कार्डिक अरेस्ट समझ में आए आपको, इसलिए मैंने इतना डिटेल में थोड़ा बता दिया। सर एक बार ना शॉर्ट में बता दो थोड़ा। ओके चलो ठीक है। देखो निखिल, हृदय में कुल मिलाकर के 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर के नाम यहाँ पे बता दिए मैंने। लेफ्ट एट्रिकम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिकम, राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए आपके। अब ये 2 वेन्स है, देखो यहाँ पे एक वेन यहाँ पे यानी ब्लड वेसल है जिसका नाम क्या होता है? वेन। ये हमेशा कौन से ब्लड को लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड, याद कर लेना। और ये क्या करती है? आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। लेकिन इनका उल्टा काम करवाती है पल्मोनरी और पल्मोनरी, एक पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। दिमाग में आप ऐसे याद करो कि मुख्यतः काम आर्टरीज का, जो सामान्य आर्टरीज काम करेंगे वो क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। और सामान्य वेन क्या काम करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। लेकिन अगर उस शब्द के आगे पल्मोनरी लग गया तो उसका ठीक उल्टा काम करवाएगा। जैसे मान लो कहते पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है, तो आर्टरीज का मुख्य काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ गया तो इसका उल्टा काम करवाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड के बजाय क्या करवाती है? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, लोकेशन भी चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ लेके जाती है? देखो, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के कैपिलरीज तक लेके जाती है। ठीक उसी प्रकार पल्मोनरी वेन अगर बोल दे तो क्या बताओगे? वेन्स के अपोजिट काम करवाएगी। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? लंग्स की कैपिलरी से होकर के लेफ्ट एट्रिकम तक लेके आएगी। बात समझ में? अब इसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में क्या होता है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है इस ऑर्टा के माध्यम से। अब पर्टिकुलर ऑर्गन को पर्टिकुलर आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड। अब उनके कुछ नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बताओ यहाँ तक की बात स्पष्ट है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? चलो अब आगे देखो। तो कैपिलरीज में दोनों ब्लड होता है ना? हाँ, कैपिलरीज में के अंदर क्या होता है, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है एक्चुअल में। ठीक है सर, इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होते हैं ना? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इधर से ऑक्सीजनेटर लेके आया, कैपिलरी को दे दिया यहाँ तक। ठीक है, अब कैपिलरी क्या करेगी आपके क्योंकि ये जो वेन्स या आपकी आर्टरीज होती है पर्टिकुलर आपके सेल तक लेके थोड़ी जाती हैं, ये उसके पहले ही छोड़ देती है क्योंकि इनका डायमीटर बड़ा है ना। जैसे मान लो ये पाइप है और इस पाइप का डायमीटर कितना है, मान लो 5 mm का डायमीटर, लेकिन इस कैपिलरीज का डायमीटर कितना होगा, बोलेगा 0.005 mm का है। बात समझ में? अभी सेल की साइज देखी थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था किस साइज में थी। सेल की साइज 0.1 माइक्रोमीटर से करके 30 माइक्रोमीटर की थी। अब बताओ इस पर्टिकुलर इतने छोटे साइज में क्या ये वाले लेके जा सकती हैं आपकी ब्लड को? नहीं लेके जाते। तो इसको कौन लेके जाएगा? बोलेगा ये कैपिलरीज होती हैं जो इन सेल तक लेके जाती है। यहाँ से भी इनको कलेक्ट करके लेके आएगा और फिर यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला इसको कहाँ पहुंचाएगा? वेन्स तक पहुंचाएगा। तो ऑब्वियस बात है दोनों को लेके जा रहा है, ये इधर से लेके आ रहा है, इधर से लेके जा रहा है। तो क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। तो आप कुछ पर्टिकुलर आर्टरीज के नाम दिमाग में बैठा लो। जैसे मान लो पूछ लेगा कि बताओ आपके हार्ट को कौन सा आर्टरीज ब्लड सप्लाई करता है? आपके हार्ट को कौन सी आर्टरीज सप्लाई करता है? तो देखो ध्यान से, जब आपके हार्ट की बात करेगा तो तुरंत दिमाग में बैठा लेना कॉर्नरी। कौन सी आर्टरीज है? कॉर्नरी आर्टरी ऐसी आर्टरीज होती है जो आपके हार्ट को सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक इसी तरह से पूछे आपके लीवर को कौन सप्लाई करता है, तो लीवर का दूसरा नाम क्या होता है? हिपैटिक होता है। सेल्स। तो हिपैटिक आर्टरीज होती है। इसी तरह से आपके किडनी को बारे में पूछ ले कभी, तो किडनी का दूसरा नाम क्या होता है? रीनल होता है। तो रीनल आर्टरीज होती है। तो ये वो आर्टरीज हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन को की सप्लाई देती हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा पूछेगा कि बताओ हिपैटिक आर्टरीज कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, तो क्या बताओगे? बताओ। लीवर। लीवर को सप्लाई करती है। पूछेगा रीनल आर्टरीज किसको सप्लाई करती है? किडनी को। बोले कॉर्नरी आर्टरीज किसको करती है? हार्ट। कहाँ पे करती है? हार्ट पे करती है। अब बताओ यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट है या नहीं है? यस सर। अब यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई, तो अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाता है। कहाँ पे? कार्डिक अरेस्ट के ऊपर आ जाता है। सर इसको मिटाना मत, 1 मिनट लिखने देना प्लीज। जल्दी से लिख लो सर। बाइस्पेड वाल और ट्राइस्पेड वाल, वो कौन सा? बाइस्पेड वाल और ट्राइस्पेड वाल नहीं होती सर वो? हाँ बिल्कुल होती है। राइट में ट्राइस्पेड और लेफ्ट में बाइस्पेड। हाँ, अभी आपने जो हार्ट के अंदर चेम्बर देखा था ना, दोनों 4 चेम्बर जो देखे थे जी। तो एक लेफ्ट में था और एक राइट में था कि नहीं था? यस सर। तो वहां पे आपने वहीं पे तुम्हें याद दिलाना चाहिए मुझे सर। इतना अगर पढ़ना ही था तो वहां पे याद दिला देते। कोई बात नहीं सर, आगे आपको फिर बनाना पड़े। नो सर, आगे चैप्टर आएगा। नहीं आगे चैप्टर तो आएगा, मैं यहीं पे बता दिया होता ना, बाकी वो भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होता। देखो ध्यान से, नहीं पता तो फिर भी बताया था। देखो जिनको नहीं पता है, देखो अभी हमने जो इधर बताया था क्या बनाया था? देखो राइट एट्रिकम था और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल था। इधर क्या था? लेफ्ट एट्रिकम था और इधर क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल था जी।
यही था ना 2 यस क्वेश्चन। सर, यस। अब बताओ, लेफ्ट एट्रिकम से हमने डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ से ब्लड ऐसे आ रहा है। यस सर। राइट एट्रिकम से मैंने डायरेक्ट ब्लड के लिए इस तरह से कुछ दिखाया था, यस ऐसे सर। जा यस रहा सर। था ब्लड, याद है कुछ? यस अब सर। बताओ यस सर। यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड ऐसे थोड़ी चला जाए, यहाँ पे क्या यस लगे सर। होते हैं? वॉल्व्स लगे होते हैं ऐसे खुलने के लिए, बंद होने के लिए। उसी तरह यहाँ पे भी वॉल्व लगे होते हैं खुलने के लिए, बंद होने के लिए। हाँ, इससे पंप करते हैं ठीक है? हमारा। वो लब हाँ डब ठीक की है। आवाज तो आती देखो, है सर। जैसे मान लो जैसे ये हार्ट क्या करेगा, जैसे कंप्रेस होगा, एक्सटेंड करेगा, कंप्रेस होगा, एक्सटेंड करेगा, तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे? बंद होंगे, खुलेंगे। ओपन होंगे, बंद होंगे, ओपन होते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ से ब्लड नीचे आएगा और ब्लड आगे फॉरवर्ड करता है। अब ये ध्यान रखना, ये ब्लड क्या होता है, नीचे आता है सर, ऊपर नहीं जाता, रिवर्स नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ के वॉल्व, हार्ट में वॉल्व लगे, ये वॉल्व लगे होते हैं जो, ये हमेशा किस डायरेक्शनल होते हैं? यूनि डायरेक्शनल होते हैं, ध्यान रखना। ओके सर। ये हमेशा यानी एक ही दिशा में सर खुलेंगे। किस डायरेक्शन में खुलेंगे? एक ही दिशा में, हमेशा नीचे की तरफ खुलते हैं। ठीक है, ये वाले या ये वाले, ये होते हैं ट्राइकस्पिड और ये होते हैं बाइकस्पिड। तो लेफ्ट एट्रिकम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे पूछेगा राइट एट्रिकम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे देखो कितने कस्पिड हैं? 2 कस्पिड, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। ऐसे याद कर लो, 3 कस्पिड कहाँ पे होता है? राइट वाले साइड में होता है, और बाई वाले में, यानी 2 कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट वाले में होते हैं। बस इतना दिमाग में रख लो। अब देखो ध्यान से, हार्ट फेलियर का जब टर्म आएगा, हार्ट टर्म, तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? आपके हार्ट के जो ऑर्गन्स है वो फेल कर गए, यानी हो सकता है ये वॉल्व खराब हो गया है, ये जो बंद हो रहा था, ओपन हो रहा था, बंद हो रहा था, ओपन हो रहा था, हो सकता है ये वाला वॉल्व खराब हो गया हो। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका हार्ट फेल हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो यहाँ का वॉल्व खराब हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा, राइट एट्रिकम में आएगा, सीधा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। अब जब कंप्रेस करोगे तो बंद हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? ब्लड इधर की जाने की बजाय, लंग्स में जाने की बजाय क्या हो जाएगा? इधर की चला जाएगा ना, फिर दोबारा रिटर्न हो जाएगा। यस सर। इसलिए बोल रहा था कि अगर आपका वॉल्व खराब हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो वहां पे क्या हो गया? हार्ट फेलियर के चांसेस है। लेकिन ये जो कार्डिक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक होता है, फिर ये क्या है? बोला ये अलग चीज होती है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं, कार्डिक अरेस्ट के ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो देखो, अब हम बात करते हैं कार्डिक। अब जल्दी से कमेंट कर सभी लोग बताओ आप मुझे, कार्डिक अरेस्ट के लिए हार्ट को कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई? हार्ट के सर वो कॉर्नरी आर्टरी। तो ध्यान रखना, जब भी कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा, क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकेज इन द कॉर्नरी आर्टरीज लीड्स टू कार्डिक अरेस्ट। अभी कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नरी आर्टरी, मान लो एक ये ब्लड आर्टरीज है, अब बीच में मैंने रास्ता रोक दिया तुम्हारा, अब बताओ इधर से ब्लड क्या आगे पहुंच पाएगा? नो सर, नो। जब आगे नहीं पहुंचेगा तो अगला वाला व्यक्ति काम करेगा? नो सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी हार्ट को जो फ्यूल दे रहा है भाई साहब, सिंपल सी बात है, ब्लड एक तरह का क्या है? फ्यूल ही तो है। आपके शरीर में जो ब्लड होता है एक तरह का फ्यूल वाली, जब बोला जब फ्यूल भाई इंजन तक पहुंचेगा नहीं तो इंजन काम कैसे करेगा? सिंपल, इंजन को अगर काम करना है तो फ्यूल की सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, नहीं मिलती रहनी चाहिए? बताओ। बिल्कुल सर। वही बात यहाँ पे कि बोला कॉर्नरी आर्टरीज में क्या होती है, जब ब्लॉकेज हो जाती है तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो वही कंडीशन क्या कहलाती है? हार्ट अटैक की कंडीशन कहलाती है, कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन कहलाती है। अब बताओ बात इतनी स्पष्ट हो गई या नहीं हो गई? हो गई। सर ये स्टंट इसी में डलता है क्या? ये स्टंट डालते हैं सर, इसी में डलता है क्या वो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहीं पे डाला जाता है, इसी कॉर्नरी आर्टरीज में ही डाला जाता है। क्या रीजन होगा बताओ? क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है, सिंपल। ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए, उस ब्लॉकेज को दबाने के लिए, ताकि हमारे पास रास्ता खुल जाए आगे आप बढ़ने के लिए,
ब्लड को हम क्या करते हैं, स्ट्रट डालते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग के स्ट्रट्स डालते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग के स्ट्रट्स होते हैं। देखो यहाँ लेयर्स ऐसे बनी होती हैं, ऐसे लेयर्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है तो ये क्या करेंगी बताओ, ये ऐसे ऐसे क्या करेंगी, इनको पूरा ब्लॉक कर देंगी। अब आगे जाने का रास्ता ब्लड को मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करते हैं यहाँ पे वो स्प्रिंग डाल करके क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। ये नहीं कि काट देंगे पूरा, काटेंगे नहीं, कभी काटा नहीं जाता, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अंदर में ये जो आपका पूरा का पूरा मटेरियल भरा होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसको भी रिमूव नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ये नहीं कि उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल भरा है उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस कोलेस्ट्रॉल को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, स्प्रिंग डाल करके इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको ऊपर से यहाँ पे स्ट्रट डाल के इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, ताकि रास्ता उसको ब्लड को जाने के लिए मिलता है। तो ब्लड आगे निकलता चला जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे कहाँ पहुंचेगा, हार्ट के चेम्बर्स तक पहुंचेगा। बात समझ में आई? पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या होता है, स्ट्रट डाल कर ब्लॉकेज हुआ तो स्ट्रट डाल के क्या करते हैं, उसको आगे जाने का रास्ता खोला जाता है उसके लिए। हाँ, बात समझ में? अच्छा अब बताओ ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, हार्ट में, हार्ट के अंदर में हो रही है, कॉर्नरी आर्टरीज में हो रही है? कॉर्नरी आर्टरी सर, कॉर्नरी आर्टरी हार्ट के अंदर में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कहाँ होती है, हार्ट में। क्या होता है, ध्यान बताओ, हार्ट के अंदर अगर वॉल्व खराब होगा तो वॉल्व को चेंज किया जाएगा, आर्टिफिशियल वॉल्व लगाया जाएगा, हार्ट के अंदर वो बात होती है। लेकिन जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है उनमें ये सारी दिक्कत आती है। अब देखो होता क्या है, मान लो ये वाली कॉर्नरी आर्टरीज है, क्या कर रही है, ब्लड की सप्लाई लेके आ रही है, तो आपके हार्ट के चारों चेम्बर को लेके जाती है ऐसे। अब देखो मैं वही वाला आपका हार्ट बना रहा हूँ जो आप लोग बनाते हो, फिर बार बार एक ही डायग्राम बनाता रहूंगा मैं, पता चल रहा है 4 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। देखो ये कैपिलरीज है, ये पतली पतली लाइनिंग जो केसिंग वाले दिखाया ना मैंने आपको, हेयर्स वाले, तो ये सब क्या है, कैपिलरीज है जो आपके पार्ट्स को, सेल को पहुंचा रही है ब्लड। देखो यहां से मान लो ब्लड लेके आया ऑक्सीजनेटेड, ये कौन सी आर्टरीज थी, ये कॉर्नरी। कौन सी थी, कॉर्नरी। अब देखो ध्यान से, मान लो ये जो ब्लॉकेज हुआ है, मान लो ये ब्लॉकेज यहाँ पे हो जाए, सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। अब तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो इससे क्या नुकसान होगा बताओ, आगे इतने वाले पार्ट को ब्लड मिलेगा, ब्लड नहीं सर, नीचे वाले पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिलेगा ही नहीं, यानी इतना पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज, डेड की तरह से चला जाएगा ना, उतना पार्ट काम नहीं करेगा। अच्छा मान लो यही वाला ब्लॉकेज यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो जाता तो इतना पार्ट काम नहीं करता। अच्छा उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो लास्ट में बिल्कुल ब्लॉकेज हो रहा है तो ये वाला ब्लॉकेज इस तरह से काम नहीं करता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? यस सर आ रही है। तो अब देखो इसी पोजीशन को बोला कि अगर हार्ट के बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे अगर ब्लॉकेज होता है तो इस तरह के हार्ट अटैक को, कार्डिक अरेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, माइनर हार्ट अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? माइनर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक। तो अगर पूछे कभी कि माइनर हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे? जो लास्ट कॉर्नरी आर्टरीज के बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे जाकर के यदि क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट के बिल्कुल अंतिम वाले हिस्से में क्या होता है, जब क्या होता है ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो कौन सी हार्ट अटैक होती है, माइनर हार्ट अटैक। तो अगर किसी व्यक्ति को माइनर हार्ट अटैक आता है तो क्या वो व्यक्ति मर जाता है? नहीं सर, डलता है सर। नो सर। नो सर। ठीक है ना? तो माइनर हार्ट अटैक में ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती, ध्यान रखो। तो ऐसे ऐसे हम 50 माइनर हार्ट अटैक हम झेल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे माइनर हार्ट अटैक जो होते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति 50 से ऊपर हार्ट अटैक को ऐसे वो झेल सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसको कभी दिक्कत नहीं है, अब ये थोड़ा सा भी दिक्कत मतलब दिक्कत तो है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में अगर किया जाएगा तो दिक्कत होगी ना उसको। सर ये स्टंट कितने दिन दूसरा अगर मान लो पूछे, सर ये स्टंट जो कितने दिन काम करता है? सर 3-4 सालों के लिए काम करता है। स्टंट जो होता है वो मेनली 3-4 के लिए ही काम करता है। 3-4 मेरी मम्मी को 7 साल हो गए सर स्टंट को।
अरे रहता बढ़िया है, है ना उसमें वो तो। मेडिसिन यूज करना पड़ता है। हाँ वो तो वो ब्लड बढ़िया के है, अगर लिए मान लो होता अगर 7 साल काम कर लिया है उसने तो बहुत बढ़िया। जो भी डॉक्टर होगा बहुत बढ़िया, हार्ट स्पेशलिस्ट अच्छा होगा उसने काम जो किया होगा। आजकल अदरवाइज तो चेंज नहीं मुश्किल से करते सर, 3-4 साल तक ही मेडिसिन चलते रहती हैं है। ये लोग। ठीक है, अब देखो दूसरा है। हार्ट अटैक की बात करते हैं। देखो अब मान लो यही ब्लॉकेज, उन्हें बोलना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वाली चीजें कम खाया करें, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम खाया करें, जितनी सर फैटी घी चीज ज्यादा होती है ना उनको कम खाने के लिए बोलना। घी ज्यादा खाती है सर मम्मी। नहीं, ट्राइग्लिसराइड वाले मात्रा जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे फैटी चीज हो गया, कोई भी मक्खन वाली चीज हो गई, पनीर वाली चीज हो गई, वो सब खाने के लिए मना कर रहा हूं उनको, वो मत खाएंगी। यस अगर खाएंगी तो उतना ही कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ही मतलब क्या होता है? ब्लॉकेज को बढ़ावा देना। उसको कम कर सकते हैं सर? नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं किया जाता। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप खाने में कम कर दो, अपने आप कम हो जाएगा। मतलब बढ़ सकता है, कम नहीं किया जा सकता, राइट? हाँ बिल्कुल, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते किसी तरह से। वो कंट्रोल लेर कर के सकते चिपक जाता है सर। हाँ, आप उसको देखो खत्म कैसे करोगे ना, आप जितनी ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइज करो अपने शरीर में। वर्क जैसे ज्यादा आप करें। एडल्ट व्यक्ति हो तो आप अपने शरीर में जितना ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करोगे, तो आपको ही पता है कि हमारे शरीर में एनर्जी की सप्लाई कार्बोहाइड्रेट देती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी शरीर में अगर मान लो खत्म हो जाए, उसकी भी एनर्जी वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है, आप इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो कौन करेगा फिर आपकी फैट ही लेंगी, फैट से एनर्जी वो उसको देना पड़ेगा। तो फैट में कहाँ से मिलेगा उसको? कोलेस्ट्रॉल मात्रा देती है उसको। बात समझ में? तो अगर आप जितना ज्यादा क्या करोगे, काम करोगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करवाओगे, तो आपको ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो कभी किसी लेबर को देखा है कभी कि हार्ट अटैक से मर गया हो? नो सर। नो सर। आपने देखा हो ना, सर जो ये काम करते हैं हाइपरटेंशन भी, हाँ, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन अलग चीज है, हाइपरटेंशन अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। ओके। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ? हाई बीपी। यस सर। ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक हुआ। ठीक है। अच्छा बताओ, अब सोच के बताओ तुम लोग यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, बीच में यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ब्लॉकेज भी तो हो सकता है ना? यस सर। ब्लॉकेज तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लॉकेज तो यहीं पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। जी सर। अगर मान लो देखो स्टार्टिंग में भी बिल्कुल हो लास्ट सकता में हुआ तो क्या हुआ? इतना पार्ट गया था। अब यहाँ पे होगा तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा गया। यस सर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे होगा तो ये वाला पूरा हिस्सा गया, ये वाला गया। यहाँ पे हुआ तो ये वाला पूरा हिस्सा गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जी क्या सर। हुआ कि ये अगर हो गया तो इसमें चांसेस ज्यादा है आपके डेथ होने के। अच्छा, अचानक जो हार्ट अटैक होता है वो किस वजह से होता है? अरे वो भी बताएंगे ना, अभी देखो ध्यान से। तो ये कौन सा होता है? ये कहलाता है, इसको कहते हैं मेजर हार्ट अटैक। क्या कहते हैं इसको? मेजर हार्ट अटैक। तो देखो ध्यान से, जब माइनर बोलेगा तो क्या होगा? माइनर में छोटे छोटे वाले हैं, लास्ट में बिल्कुल हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई थी, ब्लॉकेज यहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो, इतने छोटे पार्ट को क्या हुआ? ब्लड की सप्लाई नहीं मिली। लेकिन बोला वही ब्लॉकेज यहाँ पे हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ जमा हो गई, यहाँ जमा हो गई, यहाँ जमा हो गई। अब यहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ पे जो हार्ट अटैक होता है उसको क्या कहते हैं? मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। तो बोला ऐसी ऐसी अगर मान लो 3 हार्ट अटैक हुए तो व्यक्ति निपट जाएगा पूरा। फिर आत्मा परमात्मा से मिलेगी जब। सर 2 तो आ लिए। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरा देखो। तीसरा क्या हुआ? मान लो बोलो सोले यहीं पे खत्म कर दो, यहीं पे ब्लॉकेज लगवा दो शुरू में ही। अब बताओ क्या होगा? नहीं लगेगा एक ही में ही मर जाएगा। ये तो सर खत्म हो जाएगा। यहाँ में अगर इनमें हुआ तो अगर आपको 1 घंटे का टाइम है आपके पास, अगर हार्ट अटैक हुआ और यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच गए, इन ब्लॉकेज को नहीं खुलवाया, तो चांसेस आपके निपटने के थे। इनमें तो टाइम भी नहीं देगा आपको। मतलब इस तरह के हार्ट अटैक को क्या कहते हैं?
इस हार्ट अटैक को कहा जाता है मैसिव। क्या कहा जाता है? मैसिव हार्ट अटैक। तीसरा टाइप होता है, जब से सबसे खतरनाक वाला होता है मैसिव हार्ट अटैक होता है। सर ये कॉर्नरी आर्टरीज में होता है? हाँ सर ये किस में होता है मैसिव बिल्कुल। हार्ट अटैक? ये तीनों के तीनों कॉर्नरी आर्टरीज में ही होते हैं। स्टार्टिंग में ब्लॉकेज लग गया जब, यानी कि स्टार्ट में ही क्या हो गया, ब्लॉकेज लग गया, जिससे आपके पूरे के पूरे हार्ट चेम्बर को क्या हो रही है, ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो कौन सी हार्ट अटैक हो गई? मैसिव हार्ट अटैक हो गई। सबसे खतरनाक वाली यही होती है। तो मुख्यतः कुल कितने हार्ट अटैक हैं? 3 प्रकार के हार्ट अटैक होते हैं, माइनर, मेजर और मैसिव। अच्छा, तो ये बीमारी किसी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर। इसको हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी बताओ? हार्ट नॉन इसको नॉन कम्युनिकेबल। बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से और भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है, जैसे अब नाम देखो, इतना डिटेल में बाकी का नहीं पढ़ना है आपको, बस नाम याद कर लो। जैसे मान लो कभी पूछ ले, गाउट रोग जो होता है, गाउट डिजीज, गाउट डिसऑर्डर पूछे। गाउट डिसऑर्डर कहाँ होता है? हड्डियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं जनरली वहां पे होता है। एक रोग होता है, नाम होता है, क्या है, हिंदी में बता दे रहा हूँ, गाउट रोग जिसको कहते हैं, गाउट डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब ये कहाँ होता है? जहाँ पे हमारी ज्वाइंट्स होती हैं हड्डियों की, उन्हीं के बीच में होता है। वहां पे क्या भर जाता है? यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है ज्यादा। तो यूरिक एसिड के फिलअप होने से कौन सा रोग होता है, क्या बताओगे? गाउट रोग। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जितनी भी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। बताओ, यहाँ तक ये बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? यस सर। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यही पे आपका नॉन कम्युनिकेबल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ये जो कैंसर वाला था आपका, गाउट रोग जो होता है बेटा, देखो कहाँ होता है, हमेशा जितनी ज्वाइंट्स आपकी होती है ना, ज्यादातर आपकी हड्डियों की जो ज्वाइंट्स होती हैं, उन्हीं हड्डियों के ज्वाइंट्स के बीच में जब यूरिक एसिड ज्यादा भर जाता है, तो कौन सा रोग होता है? गाउट रोग हो जाता है। ओके सर।